एक जवान लड़के को अचानक से शेक सिस्टम मिल गया था। हर रोज वो अपने एट्रीब्यूट्स को रीसेट करने के लिए एक डाइस शेक कर सकता था, लेकिन उसने लगातार 11 साल तक इसको बिना रुके शेक किया था। हर बार उसके एट्रीब्यूट्स या तो 1000 साल पुराने कचरे के निकलते या 10,000 साल पुराने महाकचरे के। अब तो वो डेली शेक करने की इस रूटीन से बिल्कुल सुन हो चुका था। उसने कसम खा ली थी कि जब तक उसे कोई एक्सेप्शनल एट्रीब्यूट नहीं मिल जाता वो कल्टिवेशन स्टार्ट नहीं करेगा। आज हमेशा की तरह उसने शेक किया और उसे दोबारा 1000 साल पुराने कचरे जैसी स्पिरिचुअल रूट मिली। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसके मुंह से खून की उल्टी निकल गई। एक हार मान लेने वाली फीलिंग के साथ उसने अपनी इनेट डेस्टिनी को शेक करना शुरू किया। अचानक एक सुनहरी लाइट चमकी। उसने एक्चुअली में 4 एट्रीब्यूट्स वाली एक सुपर ग्रेट इनेट डेस्टिनी शेक कर ली थी। टॉप लेवल चार्म, टॉप लेवल स्वॉर्ड्समैनशिप एप्टीट्यूड, टॉप लेवल एजिलिटी, और गेम में अपनी लाइफ स्टार्ट करने के बाद उसे मिली एक अनपैरेलल्ड कल्टिवेशन टेक्निक और 1000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। वो पूरी तरह शॉक में था। फिर वो जमीन पर लेट गया और पागलों की तरह हंसने लगा। अब से मुझे बस एक हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल रूट क्वालिफिकेशन के लिए शेक करने पर फोकस करना है। अब जबकि मेरे पास ये सुपीरियर डेस्टिनी है, अगर मैं 40 साल की उम्र तक भी शेक करता रहूं तो क्या फर्क पड़ता है। आने वाले टाइम में इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में मेरी एक जगह जरूर होगी। इस लड़के का नाम हान जू है। उसके पेरेंट्स जेड प्योर सेक्ट के आउटर सेक्ट के एक एल्केमिस्ट ओल्ड टाई के सर्वेंट्स थे, जो आमतौर पर उसके लिए एलिक्सर्स उगाते थे। लेकिन जब वो 6 साल का हुआ उसके पेरेंट्स हान जू को छोड़कर भाग गए। इसलिए हान जू ने अपने पेरेंट्स का काम संभाल लिया। एक दिन जेड प्योर सेक्ट के इनर सेक्ट से 2 कल्टिवेटर्स अचानक इस मेडिसिन वैली में आ गए। पता चला कि ओल्ड टाई किसी बिजनेस के सिलसिले से बाहर गया था और सेक्ट ने स्पेसिफिकली उन्हें इस जगह की गार्ड करने के लिए भेजा था। ऐसे ही 2 साल और बीत गए और हानजू को अब तक एक भी हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल रूट शेक करने को नहीं मिली थी। मेरी किस्मत सच में बहुत खराब है। मुझे डर है कि मैं बिना किसी सुपीरियर स्पिरिचुअल रूट के शेक करते करते ही ना मर जाऊं। तभी ओल्ड टाई वापस आ गया और उसने सबको असेंबल होने के लिए बुलाया। ओल्ड टाई ने पहले सबकी तारीफ की। जब मैं बाहर था तो तुम सबने अच्छा काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं बहुत खुश हूं। सब लोग बहुत डीपली मूव्ड लग रहे थे। ये तो हमारा फर्ज है। अपने मास्टर की परेशानियां दूर करना हमारे लिए ऑनर की बात है। लेकिन हानजू बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं लग रहा था। पुफ्ट बूटलिकर्स का झुंड। तुम चाहे कितनी भी मीठी बातें कर लो, ये बुढ़ा तुम्हें कोई रियल बेनिफिट्स नहीं देने वाला। उसी वक्त ओल्ड टाई ने अचानक हानजू और 3 और लोगों को स्पिरिचुअल रूट क्वालिफिकेशन चेक के लिए अपने पास बुलाया। हानजू ने सोचा, क्या इसने सर्वेंट्स को कल्टिवेट करने से हमेशा मना नहीं किया है? वेट, ये तो उसके कपड़ों पे खून है। ओल्ड टाई इंजर्ड है? खुशकिस्मती से हानजू ने कभी कोई अच्छी स्पिरिचुअल रूट शेक नहीं की थी। फिर एक और मोटे से बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल रूट मिली और ओल्ड टाई ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूं और कल्टिवेशन के लिए वैली से बाहर ले जाना चाहता हूं। क्या तुम चलोगे? वो चबी किड बहुत एक्साइटेड था। मैं बिल्कुल चलूंगा। सिर्फ हानजू जानता था कि ये चबी किड शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। ये दुनिया बहुत डेंजरस है। मुझे जल्दी से कल्टिवेशन के लिए एक स्पिरिचुअल रूट शेक करनी होगी। ऐसे ही 3 साल गुजर गए। अचानक हानजू के रूम से किसी सुअर जैसी जोर जोर से हंसने की आवाज आई। हानजू इतना एक्साइटेड था कि वो जमीन पर गोल गोल घूम रहा था, क्योंकि उसने एक टॉप लेवल स्पिरिचुअल रूट शेक कर ली थी जिसमें 6 एट्रीब्यूट्स थे। हानजू सिस्टम की हेल्प से कल्टिवेशन स्टार्ट करने ही वाला था, पर तभी उसे अचानक ओल्ड टाई उस बुढ़े खड़ूस की याद आई। जब से उस चबी किड को ले जाया गया है वो दोबारा कभी नहीं दिखा। शायद अब तक मर चुका होगा। अगर उसे पता चल गया कि मैं कल्टिवेट कर रहा हूं तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। तभी सिस्टम ने अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप किया। आप एक छोटी सी जगह चूज कर सकते हैं और सिस्टम वहां एक बैरियर क्रिएट करने में मदद करेगा। बैरियर के बाहर के कल्टिवेटर्स अंदर के किसी भी चेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हानजू बहुत खुश हुआ। एक बैरियर क्रिएट किया जा सकता है? अगर ऐसी बात है तो आज मैं हानजू ऑफिशियली कल्टिवेशन के रास्ते पर कदम रखूंगा। सिस्टम बिगिन। अगले ही पल वो सिस्टम स्पेस में अपीयर हुआ। उसकी आंखों के सामने ऑप्शंस फ्लोट कर रहे थे। अब जबकि आपने अनएक्सपेक्टेडली इमॉर्टल एम्परर की इनहेरिटेंस को अवेकन कर लिया है और एक अनपैरेलल टेक्निक 6 रेल्म्स ऑफ रीइंकार्नेशन पाली है और कल्टिवेशन के रास्ते पर निकल पड़े हैं, कृपया अपना मेन कल्टिवेशन पाथ चूज करें। हानजू ने सोचा कि 6 रेल्म्स ऑफ रीइंकार्नेशन में जरूर सभी 6 टाइप्स के स्पिरिचुअल रूट्स को एक साथ कल्टिवेट करना होता होगा। उसने तुरंत स्वॉर्ड कल्टिवेटर को अपना मेन कल्टिवेशन पाथ चुनने का डिसीजन लिया। फिर उसने देखा कि आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही थी। हानजू को तुरंत पावरफुल फील हुआ और उसे एक नया रिलेशनशिप पैनल मिला। इसे ओपन करने पर उसने देखा कि ओल्ड टाई के साथ उसका रिलेशनशिप हेट्रेड का मार्क किया गया था। हानजू गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। डैम इट ओल्ड टाई, साले कमीने, मैं तुम्हारे लिए घास उगाने की इतनी मेहनत कर रहा हूं और तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो। वेट, ओल्ड टाई की ये छोटी सोच शायद मेरे पेरेंट्स के भाग जाने की वजह से है, पर उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। वो पिछले कुछ सालों से कहीं गया हुआ है, इसलिए मैं शांति से कल्टिवेट कर सकता हूं। तुरंत हानजू ने अपने माइंड को शांत किया और पीसफुली कल्टिवेट करना शुरू कर दिया। हानजू ने अपने आसपास विंड, अर्थ, वुड और वाटर की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील किया, पर वहां कोई फायर और थंडर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। बिना ज्यादा सोचे उसने पहले इन चारों टाइप्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छे से कल्टिवेट करने का डिसाइड किया। तभी सिस्टम दोबारा पॉपअप हुआ और 2 ऑप्शंस दिए। ऑप्शन 1, एक एनर्जी कल्टिवेशन रेल्म मैजिकल टूल ऑब्टेन करें। ऑप्शन 2, अपने कल्टिवेशन लेवल और स्पिरिचुअल रूट को हाइड करने की एबिलिटी अनलॉक करें। हानजू ने को लगा, अपने कल्टिवेशन लेवल और स्पिरिचुअल रूट को हाइड करने की एबिलिटी, ये सिस्टम सच में बहुत थॉटफुल है। बिना किसी हेजिटेशन के उसने सेकंड ऑप्शन चूज किया। वक्त गुजरता गया और 2 साल बीत गए। हानजू की 4 टाइप्स की स्पिरिचुअल एनर्जी अब एनर्जी कल्टिवेशन रेल्म के 7th लेवल तक कल्टिवेट हो चुकी थी। लेकिन जब हानजू ने सोचा कि वो शांति से कल्टिवेट करना कंटिन्यू कर सकता है, तभी मुसीबत उसके दरवाजे पर आ गई। जैसे ही हानजू वापस लौटने वाला था, सिंह होंगशुआन नाम की एक इनर सेक्ट डिसाइपल ने उसे ढूंढ लिया और डायरेक्टली उसे अपने साथ एक छोटे से जंगल में चलने को कहा। हानजू थोड़ा कंफ्यूज था।
मैं तो इसे जानता तक नहीं, ये अचानक मुझे जंगल में चलने के लिए क्यों कहेगी। उसने तुरंत रिलेशनशिप लिस्ट ओपन की और देखा कि शिंग होंगशुआन को हानजू के लिए 2 स्टार्स की गुडविल है। कहीं ये मेरे साथ ड्यूल कल्टिवेट तो नहीं करना चाहती? मुझे इसकी बात माननी चाहिए या माननी चाहिए? जब हानजू थोड़ा एक्साइटेड हो ही रहा था, शिंग होंगशुआन ने कहा, ओल्ड टाई की पिल रेसिपी लाने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें जेड प्योर सेक्ट से दूर डीमन कल्ट में शामिल होने के लिए ले जाऊंगी। अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छा हुआ और तुमने कल्टिवेशन में कोई लेवल अचीव कर लिया तो मैं तुम्हें अपना कल्टिवेशन पार्टनर बनाने के बारे में सोच भी सकती हूँ। हानजू तुरंत पत्थर का बन गया। डैम, ये औरत एक डीमन कल्टिवेटर है। हानजू को तुरंत डिस्पेयर फील हुआ। जेड प्योर सेक्ट को गुस्सा दिलाने का मतलब है कि मुझे इस दुनिया के आखिरी कोने तक खदेड़ा जाएगा, पर अगर मैं रिफ्यूज करता हूं तो ये विच मेरा मुंह बंद रखने के लिए मुझे जरूर मार डालेगी। हालांकि मैं और वो दोनों एनर्जी कल्टिवेशन रेल्म के 7th लेवल पर हैं, पर मैंने कोई स्पेल्स नहीं सीखे हैं। मुझे इससे डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहिए। हानजू ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता वो चीज कहां है और वहां एटिक की रखवाली तुम्हारे ही सेक्ट का एक मेंबर कर रहा है। पर शिंग होंगशुआन ने उस पर दबाव डाला, वो चीज एटिक में है। रही बात उस दूसरे इंसान की, तो मैं उसे वहां से हटाने का इंतजाम कर लूंगी। फिर उसने एक ब्लैक पिल निकाली, जस्ट इन केस ये पिल तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को एक्टिवेट करने में मदद करेगी। बिना किसी रिएक्शन का वेट किए उसने वो पिल उसके मुंह में ठूस दी और उसे जबरदस्ती निकलने पर मजबूर किया। जैसे ही हानजू अपने रूम में वापस आया, उसने सिस्टम की हेल्प से उस एलिक्सर को बाहर निकाल दिया। जब हानजू सोच रहा था कि क्या उसे शिंग होंगशुआन के ऑर्डर्स मानने चाहिए, सिस्टम ने 2 ऑप्शंस दिए। फर्स्ट, पिल रेसिपी चुराओ, शिंग होंगशुआन का फेवर जीतो और जेड प्योर सेक्ट से 5 स्टार हेट्रेड खाओ। सेकंड, बिल्कुल रिफ्यूज कर दो, शिंग होंगशुआन को पिल रेसिपी मिलने से रोको और पॉसिबल है कि सोर्ड टेक्निक सुप्रीम फिंगर डिवाइन सोर्ड सीख जाओ। इन दोनों ऑप्शंस को देखकर हानजुए ने सेकंड ऑप्शन चुनने में जरा भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। उसी रात जब हानजुए अपने रूम में कल्टिवेट कर रहा था, शिंग होंगशुआन अचानक उसकी खिड़की के बाहर दिखाई दी। मुझे पता चल गया है कि पिल रेसिपी स्टडी रूम में है। मैं थोड़ी देर में ओल्ड टाई के एटिक पर खड़े गार्ड को बाहर भेज दूंगी। तुम अंदर जाना और सर्च करना। याद रखना, एटिक में एक फॉर्मेशन है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ओल्ड टाई तुरंत वापस आ जाएगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी करना। जल्द ही हानजुए एटिक में पहुंच गया और वाकई सभी को वहां से हटा दिया गया था। हानजुए स्टडी में गया और ढूंढने का नाटक करने लगा। उसने कैजुअली इधर उधर देखने की एक्टिंग की और फिर टाइम वेस्ट करने लगा। क्या मजाक है, स्टोर रूम इतना बड़ा है, मैं इसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। ये चुड़ैल खुद आराम से चुपके से आकर पिल रेसिपी ढूंढ सकती थी, फिर भी वो इतना बड़ा तमाशा करना चाहती है। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? लोग सच में कितने अलग होते हैं। यहाँ तक कि ओल्ड टाई जो पेन यूज करता है वो भी गोल्ड का है, जबकि हम मेडिसिन स्लेव्स बस कम से कम जरूरतों पर गुजारा कर रहे हैं। ये साले अमीर लैंडलॉर्ड्स। शिंग होंगशुआन अचानक हानजुए के पीछे प्रकट हुई। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या तुम्हें पिल रेसिपी मिली? ये देखकर कि हानजुए असल में पिल रेसिपी नहीं ढूंढ रहा था, शिंग होंगशुआन उसे मार डालने ही वाली थी। हानजुए डर के मारे एक कैबिनेट से टकरा गया और उस कैबिनेट से एक वास नीचे गिर गया। फिर उन दोनों के सामने वो पिल रेसिपी आ गई। हानजुए पूरी तरह सुन्न हो चुका था। नहीं, ओल्ड टाई, चीजों को छुपाने का ये कोई तरीका नहीं होता। अब सब खत्म। अब जबकि उसके पास पिल रेसिपी है तो वो पक्का मेरा मुंह बंद रखने के लिए मुझे मार डालेगी। जैसे ही शिंग होंगशुआन उस पर झपटी, अनएक्सपेक्टेडली उसने ब्लाइंडली एक्साइटेड होकर हानजुए को गले लगा लिया। तुम सच में मेरे लकी चार्म हो। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट इंसान ऐसा रोमांस क्रिएट करेगा। शिंग होंगशुआन की इस खुशी को देखते हुए हानजुए ने अपने मन में सोचा, मुझे इसे किसी भी हाल में पिल रेसिपी लेने नहीं देनी चाहिए, वरना मेरी सुप्रीम फिंगर डिवाइन सोर्ड टेक्निक हाथ से चली जाएगी। उसने एक ईंट उठाई और चुपके से उसे बेहोश करने के लिए तैयार हुआ। तभी अचानक एक अटैक ने उन दोनों को हिट किया। हानजू उड़ता हुआ दूर जा गिरा और पिल रेसिपी आने वाले नए शख्स के हाथों में चली गई, जो कोई और नहीं बल्कि ओल्ड टाई था। पिल रेसिपी पर बुरी नजर डालने की हिम्मत? तुम सच में बहुत ऑडिशियस हो। ये देखकर कि वो ओल्ड टाई के आगे कुछ नहीं है, शिंग होंगशुआन ने तुरंत भागने में भलाई समझी। जब हानजू जो जमीन पर लेटा था उठा और उसने ओल्ड टाई को देखा तो उसने तुरंत नाटक करते हुए कहा, लॉर्ड, आप आखिर आ ही गए। मैं उस चुड़ैल को रोकने के चक्कर में अपनी जान गंवा ही बैठा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों मिले हुए हो? इसके बाद ओल्ड टाई ने हानजू से सारी सिचुएशन साफ साफ एक्सप्लेन करने को कहा। जैसे ही हानजू ने सब कुछ बता दिया, ओल्ड टाई ने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं की। ये देखकर कि उसने कंप्लीटली ब्लफ करके अपना बचाव कर लिया है, हानजू जल्दी से वहां से पतली गली से निकल गया। इस मोमेंट पर सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन भी भेजा, मिशन कंप्लीटेड, सक्सेसफुली ऑब्टेन सुप्रीम फिंगर डिवाइन सोर्ड। 2 साल और बीत गए। हानजू ने अपनी चारों टाइप्स की स्पिरिचुअल रूट को एनर्जी कल्टिवेशन रेल्म के 9th लेवल तक कल्टिवेट कर लिया था। वो बस लाइटनिंग और फायर स्पिरिचुअल रूट्स को 9th लेवल तक कल्टिवेट करने से थोड़ा ही दूर था, ताकि वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सके। उसके लिए अब इस जगह को छोड़ने का वक्त आ गया था। शाम के ढलते अंधेरे का फायदा उठाकर उसने अपना बैग लिया और उस जगह को छोड़ दिया जहां उसने 20 साल गुजारे थे। वो डायरेक्टली जेड प्योर सेक्ट के गेट पर पहुंचा। मेरा नाम हानजू है, एक रोग कल्टिवेटर जो एनर्जी कल्टिवेशन रेल्म के 9th लेवल पर है, और मैं जेड प्योर सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि अंदर जाने का कोई रास्ता है? गेट कीपर से रिपोर्ट करने ही वाला था कि तभी आउटर सेक्ट स्टूवर्ड यांग लुओ वहां से गुजरा। उसने तुरंत हानजू को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डेमोन्स्ट्रेट करने को कहा। हानजू ने बहुत कैजुअली सुप्रीम फिंगर डिवाइन सोर्ड का एक मूव एग्जीक्यूट किया और सीधा एक पहाड़ की चोटी को काट दिया। इस मूव ने डायरेक्टली उन तीनों को स्टन कर दिया। बिना एक वर्ड और कहे यांग लुओ ने हानजू को रजिस्टर करने के लिए ले लिया। रास्ते में हानजू ने पूछा, क्या जेड प्योर सेक्ट के पास लाइटनिंग और फायर स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेट करने की कोई जगह है? यांग लुओ ये सुनकर चौंक गया। कहीं इस बंदे के पास लाइटनिंग स्पिरिचुअल रूट तो नहीं? फिर उसने कहा,
इनर सेक्ट में ऐसी जगह हो सकती हैं, पर इनर सेक्ट में एंटर करने की क्वालिफिकेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचना है। लेकिन अगर तुम्हारी लाइटनिंग स्पिरिचुअल रूट है तो शायद तुम्हें एक्सेप्शन मिल जाए और तुम्हें डायरेक्टली इनर सेक्ट ज्वाइन करने दिया जाए। ये सुनकर हान जुए ने तुरंत अपनी लाइटनिंग स्पिरिचुअल रूट शो की। फिर यांग लू हान जुए को एक एल्डर से मिलवाने ले गया और हान जुए ने कैजुअली अपनी 3 स्पिरिचुअल रूट्स डिस्प्ले कर दी। बस ऐसे ही हान जुए ने इजीली इनर सेक्ट ज्वाइन कर लिया और यहां तक कि उसे एक लग्जूरियस वेलकम पैकेज भी मिला। एल्डर और यांग लुओ ने उसे आराम करने को कहा और बताया कि जैसे ही ग्रेट एल्डर वापस आएंगे वो उसे इनर सेक्ट में ले जाएंगे। हान जुए ने हल्के से चैन की सांस ली। मैं एक्सीडेंटली एक की फिगर बन गया जिसकी सबको देखभाल करनी पड़ेगी। पर जल्द ही उसे पता चला कि यहाँ फायर स्पिरिचुअल एनर्जी है और बिना कोई दूसरा थॉट दिए उसने इसे कल्टिवेट करना शुरू कर दिया। आधे साल बाद ग्रेट एल्डर वापस आ गए। यांग लुओ तुरंत हान जुए को इन्फॉर्म करने आया। दरवाजा खोलने पर यांग लुओ ये देखकर सरप्राइज था कि हान जुए पूरे आधे साल से कल्टिवेट ही कर रहा था। जब हान जुए ने अपनी आंखें खोली तो वो अपनी फायर स्पिरिचुअल रूट को एनर्जी कल्टिवेशन रेल्म के 4th लेवल तक कल्टिवेट कर चुका था। फिर वो यांग लुओ के साथ ग्रेट एल्डर से मिलने गया। ग्रेट एल्डर ने हान जू से सीधे कहा, सेक्ट में 18 पीक्स हैं, जिसका मतलब है यहाँ 18 टीचिंग एल्डर्स हैं। अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम डायरेक्टली एक इनर सेक्ट डिसाइपल बन सकते हो, वरना तुम्हें जल्द से जल्द फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचना होगा ताकि तुम सेक्ट के माइनर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सको। फिर ग्रेट एल्डर हान जुए को एक फ्लाइंग गोड पर बैठाकर इनर सेक्ट की तरफ ले गए। रास्ते में ग्रेट एल्डर ने इनर सेक्ट के अलग अलग एल्डर्स को हान जू से इंट्रोड्यूस करवाया। हर पीक का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है जो उनके टीचिंग एल्डर के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। कुछ लो की होते हैं और हार्ड कल्टिवेशन पर फोकस करते हैं, जबकि दूसरे अक्सर मिशंस पर बाहर रहते हैं। तो तुम किस तरह के कल्टिवेशन एटमॉस्फेयर में शामिल होना चाहते हो? हान जुए ने एक पल के लिए सोचा। मैं लो की और हार्ड कल्टिवेशन का रास्ता चुनूंगा। मुझे ज्यादा भीड़ भड़ाकू पसंद नहीं है और मुझे हाई प्रोफाइल रहना पसंद नहीं। ग्रेट एल्डर ने हान जुए को एक मीनिंगफुल नजर से देखा और हंसकर बोले, जेड सिक्लूजन पीक तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगी। तुम्हें वो जगह पक्का पसंद आएगी। इनर सेक्ट में एंटर करते ही वो लोग सामने की सीनरी देखकर पूरी तरह स्टन रह गए। हान जू को लगा था कि जेड प्योर सेक्ट बस एक छोटा सा सेक्ट है, पर यह तो बहुत विशाल था। ग्रेट एल्डर उड़ते हुए गए हान जुए को इनर सेक्ट की अलग अलग जगहों से मिलवाते हुए। जब वो जेड सिक्लूजन पीक पर पहुंचे तो पूरी पहाड़ी बहुत शांत और सरीन लग रही थी। ग्रेट एल्डर ने कहा, जेड सिक्लूजन पीक की टीचिंग एल्डर सिक्शुअन फेरी है। उनकी कल्टिवेशन बहुत प्रोफाउंड और इंस्क्रूटेबल है और उन्हें सिक्लूजन में कल्टिवेट करना पसंद है, जिस वजह से जेड सिक्लूजन पीक शांत रहती है। इसके अलावा वो अपने डिसाइपल्स को रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स में पढ़ने की परमिशन नहीं देती, इसलिए जेड सिक्लूजन पीक पर मेनली हार्ड कल्टिवेटर्स ही रहते हैं। ये सुनकर हान जुए की आंखों में चमक आ गई। ये जगह बिल्कुल मेरी जन्नत है। मेन हॉल में एंटर करने पर ग्रेट एल्डर ने हान जुए का सिक्शुअन फेरी से इंट्रोडक्शन करवाया। सिक्शुअन फेरी ने पूछा, हान जू, क्या तुम बाहरी दुनिया की चिंता किए बिना सिर्फ कल्टिवेशन पर फोकस करने के लिए राजी हो? जैसे ही हान जुए जवाब देने वाला था, उसे एक आवाज सुनाई दी। आखिरकार जेड सिक्लूजन पीक को एक ढंग का जूनियर ब्रदर मिल ही गया। एक लड़की उनके पास आई। हान जुए ने तुरंत रिलेशनशिप लिस्ट ओपन की और देखा कि चांग यूअर के पास उसके लिए गुडविल के 2 दिल थे। लेकिन हान जुए ने तुरंत रिप्लाई किया, सिक्शुअन फेरी, जब तक कोई ऑर्डर नहीं मिलता मैं बिना कदम बाहर रखे 100 साल तक सिक्लूजन में रह सकता हूँ। ये सुनकर चांग यूअर की गुडविल तुरंत ड्रॉप होकर एक स्टार पर आ गई। फिर सिक्शुअन फेरी ने हान जुए को उन पर अटैक लॉन्च करने के लिए कहा। तुरंत हान जुए ने अपनी सारी ताकत एक स्वॉर्ड एनर्जी में जमा की और बिजली की तरह सिक्शुअन फेरी की तरफ तेजी से बढ़ा। पर जैसे ही वो सिक्शुअन फेरी को हिट करने वाला था, स्वॉर्ड एनर्जी हवा में गायब हो गई। सिक्शुअन फेरी ने हल्के से पूछा, क्या तुम्हें बस यही एक मूव आता है? हान जू ने ऑनेस्टली अपनी बात मान ली। सिक्शुअन फेरी ने तब कहा, ये स्वॉर्ड टेक्निक बुरी नहीं है, अब से जेड सिक्लूजन पीक पर रहो। ग्रेट एल्डर जाने से पहले हान जुए को एक मीनिंगफुल स्माइल देकर गए, पर हान जू ने नोट किया कि सिक्शुअन फेरी उसे कंटिन्यूअली घूर रही थी। जब वो इस सिचुएशन पर कंफ्यूज था, चांग यूएर ने जल्दी से हिंट दिया, वो तुम्हें एज अ डिसाइपल उन्हें रिस्पेक्ट पे करने के लिए कह रही हैं। तब जाके हान जुए को रियलाइज हुआ और वो जल्दी से सिक्शुअन फेरी के आगे घुटनों के बल बैठ गया। डिसाइपल हान जुए मास्टर को रिस्पेक्ट पे करता है। मे मास्टर लिव फॉरएवर। सिक्शुअन फेरी हान जुए की इस हरकत पर बिल्कुल स्पीचलेस हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मास्टर कोई महारानी है? खैर, यूएर अपने जूनियर ब्रदर को इनर सेक्ट में रजिस्टर करवाने ले जाओ और उसके लिए एक केव ड्वेलिंग अरेंज करने में मदद करो। चांग यूएर खुशी खुशी हान जुए को घसीटते हुए ले गई। रास्ते में चांग यूएर ने खुले दिल से हान जुए से कहा कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसके पास आए। चांग यूएर की इस डायरेक्ट नजर ने हान जुए को इतना डरा दिया कि वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने घबराते हुए कहा, मैं सीनियर सिस्टर को परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर सीनियर सिस्टर को कोई काम हो तो अपने इस जूनियर ब्रदर को आराम से ऑर्डर दे सकती हैं। इस बात ने चांग यूएर को बहुत खुश कर दिया। मैं जेड सिक्लूजन पीक पर 5 साल से हूं और आखिरकार एक गुड लुकिंग जूनियर ब्रदर जिसका एटीट्यूड और पर्सनैलिटी मेरे टेस्ट से मैच करता है यहाँ आ ही गया। मैं इसे ऐसे भागने नहीं दे सकती। हान जू अपनी सीनियर सिस्टर के इस अजीब एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हुए डर के मारे कांपने लगा। ये जेड सिक्लूजन पीक अपने नाम जैसी तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ की सारी फीमेल डिसाइपल्स वुल्व्स और टाइगर्स की तरह भूखी क्यों हैं? जल्द ही चांग यूएर ने हान जू की केव ड्वेलिंग अरेंज कर दी और उसे खुद के ड्वेलिंग के बिल्कुल बगल में रखा। सीनियर सिस्टर के जाने के बाद हान जू ने अपनी केव ड्वेलिंग को अच्छे से देखा, एक बार फिर इनर सेक्ट की लग्जरी पर हैरान होते हुए। फिर उसे याद आया कि रिलेशनशिप लिस्ट में उसकी मास्टर का रेल्म नेसेंट सोल रेल्म के 3rd लेवल पर था। अब तक जिन भी कल्टिवेटर से मैं मिला हूं उनमें से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है। मुझे ऐसी एक पावरफुल फिगर से चिपक के रहना चाहिए। कल्टिवेशन के जो लेवल्स लो से हाई तक पता थे वो थे एनर्जी कल्टिवेशन रेल्म, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म, गोल्डन कोर रेल्म, नेसेंट सोल रेल्म। पूरे जेड प्योर सेक्ट में सिर्फ फाउंडिंग एंसेस्टर का रेल्म नेसेंट सोल रेल्म के पार पहुंचा था, पर वो काफी सालों से बाहर गए हुए थे और वापस नहीं आए थे।
जैसे ही वो कल्टिवेशन स्टार्ट करने की तैयारी कर रहा था, सिस्टम अचानक से पॉपअप हुआ और उसने हांजू को 2 ऑप्शंस दिए। फर्स्ट, रेपुटेशन अर्न करो और जेड सिक्लूजन पीक को सबसे पावरफुल पीक बनने के लिए लीड करो। इस मिशन का रिवॉर्ड एक अनपैरेलल्ड मैजिकल टूल है, पर इससे जिक्शुआन फेरी को गुस्सा आएगा। सेकंड, एक लो प्रोफाइल मैनर में कल्टिवेट करो और जिक्शुआन फेरी से रिकग्निशन गेन करो, जिसका रिवॉर्ड एजिलिटी की एक सीक्रेट मैनुअल होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखने पर हांजू इंस्टेंटली स्पीचलेस हो गया। रेपुटेशन अर्न करना और जेड सिक्लूजन पीक को सबसे पावरफुल पीक बनने के लिए लीड करना एक अच्छी बात लगती है ना? इससे जिक्शुआन फेरी को बुरा क्यों लगेगा? ये मास्टर थोड़ी अजीब है। बिना पता चले 3 और साल बीत गए। हांजू ने अपनी लाइटनिंग स्पिरिचुअल रूट को छोड़कर बाकी सभी रूट्स को एनर्जी कल्टिवेशन रेल्म के 9th लेवल तक कल्टिवेट कर लिया था। उसने तुरंत अपनी मास्टर को ढूंढा। मास्टर, मैंने अब विंड और फायर दोनों स्पिरिचुअल रूट्स को एनर्जी कल्टिवेशन रेल्म के 9th लेवल तक कल्टिवेट कर लिया है। क्या मास्टर मुझे गाइड कर सकती हैं कि मैं लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी कहां कल्टिवेट कर सकता हूं? जिक्शुआन फेरी ने हांजू को हैरानी से देखा। क्या तुम 3 तरह की स्पिरिचुअल पावर के साथ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करने का एम कर रहे हो? लेकिन जिक्शुआन फेरी ने तुरंत हांजू के प्लान्स पर ठंडा पानी डाल दिया। एक टाइप की स्पिरिचुअल एनर्जी में स्पेशलाइज करना बहुत रेयर है। इसके अलावा हेवनली ट्रिबुलेशन आगे चलकर और भी स्ट्रांग हो जाएगी। कल्टिवेशन में लगने वाला टाइम भी वेस्ट होगा। हांजू समझ गया, बेशक इसकी एक वजह है, इन स्पिरिचुअल रूट्स का होना किसी कीमत पर ही आता होगा। बस मास्टर ने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पास अपने खुद के मेथड्स हैं। उसने फिर कहा, डिसाइपल अपना सारा टाइम कल्टिवेशन पर ही लगाएगा। ये देखकर जिक्शुआन फेरी के होंठ थोड़े मुस्कुराए। इनर सेक्ट में एक टेलीपोर्टेशन अरे है जो थंडर स्पिरिट पूल तक जाता है। जल्द ही हांजू थंडर स्पिरिट पूल पहुंच गया और दोबारा जेड प्योर सेक्ट की ग्रैंडियर देखकर हैरान रह गया। मुझे लगता था कि ये सो कॉल थंडर स्पिरिट पूल एक छोटा सा तालाब होगा। लगता है मैं कुएं के नीचे से आसमान देख रहा था। इस वक्त उसने नोटिस किया कि इस विशाल थंडर स्पिरिट पूल पर सिर्फ एक ही इंसान कल्टिवेट कर रहा था। जब वो ध्यान में था, अचानक एक इंसान के चेहरे वाले पेड़ का तना हांजू के पीछे आया। थंडर स्पिरिट पूल के अंदर इधर उधर मत घूमो। तुम सिर्फ पूल के किनारे ही कल्टिवेट कर सकते हो, वरना अगर बिजली गिरने से मर गए तो इसमें तुम्हारा अपना दोष होगा। तुरंत पूरे थंडर स्पिरिट पूल में एक डरावनी चीख गूंज उठी। हांजू को थोड़ा टाइम लगा समझने में। सच में एक ट्री डीमन से मिलना जेड प्योर सेक्ट ने सच में भारी इन्वेस्टमेंट की है। यहां तक कि एक ट्री डीमन भी है जिसे कल्टिवेशन कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये थोड़ा खतरनाक लगता है, पर इसके पास कल्टिवेट करने से एफिशिएंसी पक्का डबल हो जाएगी। मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूं। फिर उसने एक्साइटेड होकर चिल्लाया, मुझे 1 साल के अंदर 9th लेवल तक कल्टिवेट करना होगा। थंडर स्पिरिट पूल पर कल्टिवेट कर रहे दूसरे इंसान ने यह सुनकर सोचा, बिना कुछ कहे रह नहीं सका। क्या ये इंसानों वाले शब्द हैं? ये तो बहुत एरोगेंट है। हालांकि 1 साल बाद वो पूरी तरह गलत साबित हुआ। हांजू ने सच में 1 साल के अंदर अपनी लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को 0 से 9th लेवल तक कल्टिवेट कर लिया था। तब तक हांजू ने आखिरकार सभी 6 टाइप्स की एनर्जी कल्टिवेशन में महापरफेक्शन पाली थी। उसकी बॉडी के इर्द गिर्द लगातार पर्पल बिजली लिपट रही थी। उसने फिर सीधा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए जाने का डिसाइड किया। मैदान में खड़े ब्लू हेयर वाले यंग मैन ने अचानक आसमान की तरफ देखा तो उसे दिखा कि एक बड़ा हिस्सा पर्पल बिजली इकट्ठी हो रही थी। इस थंडर ट्रिब्यूलेशन की ताकत ने उसे शॉक कर दिया। फिर ट्री डीमन उस यंग मैन के पीछे आया। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट थंडर ट्रिब्यूलेशन, डैम, उसने सच में जगह चुनी है। इस थंडर स्पिरिट पूल में थंडर ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर करने से इसकी ताकत कम से कम डबल हो जाएगी। तुम यहां से निकल जाओ ताकि तुम पर असर ना हो। खुद को बचाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स पहले से बन चुके हैं। उनकी आंखों में हांजू बिना किसी शक इस बार मरने वाला था। दूसरे लोग अपनी ट्रिब्यूलेशन फेस करने से पहले पूरी तैयारी करते हैं, पर हांजू डायरेक्टली थंडर स्पिरिट पूल में अपनी ट्रिब्यूलेशन सह रहा था, जिससे थंडर ट्रिब्यूलेशन की पावर डबल हो रही थी। जो बात और भी डरावनी थी वो ये कि उसने सीधे हेवनली ट्रिब्यूलेशन को अब्सॉर्ब कर लिया, जिसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए अपनी पावर में बदल दिया। 2 साल बाद उसका रेल्म फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म के 3rd लेवल तक पहुंच गया था और उसका लाइफ स्पैन करीब 200 साल का था। हांजू इसलिए कल्टिवेट करता था क्योंकि उसे मौत से डर लगता था। जबकि वो चुपके से खुश हो रहा था, सिस्टम ने फिर से 2 ऑप्शंस पॉपअप किए। फर्स्ट, जेड प्योर सेक्ट में फेमस बन जाओ, जिससे 9 नेदर थंडर टेक्निक मिलेगी और जिक्शुआन फेरी की नफरत कमानी पड़ेगी। सेकंड, शांति से गोल्डन कोर अर्ली फॉर्म करने के लिए कल्टिवेट करो, जिसका रिवॉर्ड एक सुप्रीम मैजिकल सोर्ड होगा। हांजू पहले ऑप्शन पर फिर स्पीचलेस था। मेरी मास्टर फेम को कितना नापसंद करती हैं। फिर थंडर स्पिरिट पूल पर कल्टिवेट कर रहा ब्लू हेयर वाला यंग मैन हांजू के पीछे आया। मेरा नाम टियनले पीक का मोफुचू है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? हांजू ने भी पोलाइटनेस के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया। जब उसे पता चला कि हांजू जेड सिक्लूजन पीक से है, मोफुचू ने तुरंत उसे रिक्रूट करने की कोशिश की। जेड सिक्लूजन पीक का जूनियर ब्रदर, तुम्हारे टैलेंट के साथ जेड सिक्लूजन पीक ज्वाइन करना वेस्ट है। क्यों ना तुम मेरी थंडर पीक आ जाओ। मेरा मास्टर एक थंडर कल्टिवेटर है। हांजू ने बिना सोचे समझे पोलाइटली इनकार कर दिया। मैंने जिक्शुआन फेरी को अपना मास्टर मान लिया है। एक दिन का मास्टर उम्र भर का पिता होता है। मैं रैंडमली लॉयल्टी कैसे बदल सकता हूं? तुम्हारी काइंडनेस का शुक्रिया ब्रदमो। लेकिन तभी सिस्टम ने अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप किया। हांजू ने उसे देखा और हैरान रह गया। सिस्टम ने शिंग होंगशुआन के कुछ स्टेटस डिस्प्ले किए। तुम्हारी दोस्त शिंग होंगशुआन को भारी चोट लगी है और वो जेड प्योर सेक्ट द्वारा हंट डाउन होने से बाल बाल बची। तुम्हारी दोस्त शिंग होंगशुआन को उसके फेलो सेक्ट मेंबर्स ने हंट डाउन किया, पर उसने किस्मत से काउंटर किल कर दिया। तुम्हारी दोस्त शिंग होंगशुआन ने एज्योर नेदर डीमन सेक्ट से गद्दारी की है और अब उसे हंट डाउन किया जा रहा है। तुम्हारी दोस्त शिंग होंगशुआन की तुम्हारे लिए गुडविल बढ़ गई है। करंट गुडविल 4 स्टार्स है। हांजू स्पीचलेस था। इतने सालों के बाद ये औरत अभी भी जिंदा है, पर हमने तो एक दूसरे को देखा तक नहीं। ये गुडविल कहां से आई? क्या वो ठीक है? जबकि शिंग होंगशुआन लगातार अपने परस्यूअर्स से बच रही थी, चैन की सांस लेते हुए आखिर डीमन कल्ट से पीछा छूटा।
जब वो इस बारे में कंफ्यूज थी कि अब कहाँ जाना है, उसे अचानक हांजू की याद आई। जब हांजू उसे ईंट मारने वाला था, उसने मिस्टेकनली सोचा कि हांजू उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसने ओल्ड टाई के ज्यादातर अटैक ब्लॉक कर लिए थे। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया था। सिंह होंगशुआन ने अपने दिल में हांजुए को अपने पति के रूप में पक्का मान लिया था। जैसे ही हांजुए अपनी केव ड्वेलिंग में वापस आया और कल्टिवेट करने की तैयारी कर रहा था, उसे बेल्स की आवाज आई। जब हांजुए अपनी ड्वेलिंग से बाहर आया, वो चांग युएर से मिला और उसे पता चला कि ये मास्टर का सभी डिसाइपल्स को असेंबल करने का सिग्नल था। दोनों अपनी स्वॉर्ड्स पर उड़कर मेन हॉल की तरफ चले गए। हांजू के हॉल में पहुंचने पर यह पहले से ही बहुत सारे डिसाइपल से भरा हुआ था। हांजुए के आने पर डिसाइपल्स में काफी हलचल हुई। इस वक्त जिक्सुआन फेरी ने सबको आया हुआ देखकर सीधे कहा, सेक्ट लीडर के ऑर्डर के बाद अब से 18 पीक्स के बैटल्स में लास्ट 3 पीक्स अपने डिसाइपल्स को एजर नेदर डीमन सेक्ट के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए भेजेंगी। पिछले कुछ सालों में एजर नेदर डीमन सेक्ट ने जेड प्योर सेक्ट के खिलाफ साजिश करने के लिए बार बार स्पाइस भेजे हैं। सेक्ट लीडर ने अनाउंस किया है कि हमें बदला लेने की तैयारी करनी चाहिए। हांजू स्पीचलेस था। बॉटम 3 पीक्स भेजकर क्या ये सिर्फ उन्हें प्लेटर पर सर्व करने जैसा नहीं है? इस वक्त एल्डेस्ट डिसाइपल ल्यू सेनशिन ने कहा, हालांकि हमारी जेड सिक्लूजन पीक हमेशा से लो प्रोफाइल रही है, पर हम भी सेक्ट की सर्व करना चाहते हैं। मास्टर सेक्ट ने हाल ही में एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हर पीक से सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स को कल्टिवेशन के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, ताकि वो सेक्ट के नेक्स्ट जनरेशन की नींव बन सकें। क्या ये मेरे लिए टेलर मेड नहीं गया? अचानक जिक्सुआन फेरी ने हांजुए को सिलेक्ट कर लिया। ल्यू सेनशिन और हांजुए दोनों ये सुनकर शौक में पड़ गए और उन्हें ठंडा पसीना आ गया। हांजू ने तुरंत मना कर दिया, मैं मास्टर की इतनी ज्यादा रिगार्ड के लिए ऑनर्ड फील कर रहा हूं, पर मैं सिर्फ जेड सिक्लूजन पीक पर शांति से कल्टिवेट करना चाहता हूं। कृपया ये अपॉर्चुनिटी मेरे फेलो ब्रदर्स और सिस्टर्स को दे दें। हांजू ने भी गेस किया, मास्टर मुझे इतना रिस्पेक्ट करती हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें मेरे किसी डीमन सेक्ट स्पाई होने का शक हो? बेहतर होगा कि सेफ रहूं, मैं फिर भी रिफ्यूज ही करूंगा। हांजू को इतना रेजोल्यूट देखकर जिक्सुआन फेरी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सच में? फिर ल्यू सेनशिन, तुम जाओ, तुम जेड सिक्लूजन पीक के एल्डेस्ट डिसाइपल हो, तुम्हें ट्रबल नहीं करना चाहिए। इसके बाद ल्यू सेनशिन ने स्पेसिफिक तौर पर हांजू के पास आकर शुक्रिया अदा किया। जूनियर ब्रदर, मुझे मास्टर को मेरे हक में बोलने पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। अगर आगे चलकर तुम्हें कोई परेशानी आए तो अपने एल्डर ब्रदर को बिना किसी शर्म के बता देना। हांजू ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं एल्डर ब्रदर को स्मूथ सेलिंग विश करता हूं। इस वक्त चंग युएर जल्दी जल्दी आई। एल्डर ब्रदर, मैं जूनियर ब्रदर का ख्याल रख सकती हूँ। एल्डर ब्रदर तुरंत चंग युएर की इंटेंशन समझ गए और जाने से पहले हांजुए को एक मीनिंगफुल स्माइल दी। फिर चंग युएर ने कहा, वैसे जूनियर ब्रदर, तुम इतने टाइम से कल्टिवेट कर रहे हो और कोई सेक्ट मिशन नहीं किया है ना? क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें साथ ले चलूं? सेक्ट मिशंस करके हमें बहुत से कल्टिवेशन रिसोर्सेज मिल सकते हैं। नहीं जरूरत सीनियर सिस्टर, मेरे पास अभी इनफ स्पिरिट स्टोन रिसोर्सेज हैं। चंग युएर ने फिर जोड़ा, मिशंस करके मिले कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को एलिक्सर से एक्सचेंज किया जा सकता है। इस पर हांजू ने जवाब दिया, मैं मौत से डरता हूं, इसलिए भूल जाओ। चंग युएर गुस्सा हो गई, हम कल्टिवेटर्स मौत से कैसे डर सकते हैं? अगर हम मौत से नहीं डर सकते तो फिर इमॉर्टैलिटी के लिए कल्टिवेट क्यों करना? इससे चंग युएर के पास कोई जवाब नहीं बचा। जिक्सुआन फेरी, जो हांजुए का ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट सुन रही थी, भी थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो गई। लगता है हांजुए सच में डीमन सेक्ट का स्पाई नहीं है, बल्कि एक रोग कल्टिवेटर है जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है और सुपीरियर टैलेंट है। फिर भी हमें थोड़ी और वक्त ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसे ही 10 साल और गुजर गए। हांजू दोबारा थंडर स्पिरिट पूल आया। जैसे ही हांजू आया, ट्री डीमन ने परेशानी शुरू कर दी। मैंने सोचा था कि तुम पहले जीनियस थे, पर इतने साल गुजर गए और तुम अभी भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 3rd लेवल पर हो। हांजू ने बिना परवाह के अपना सिर खुजलाया। वेल, कल्टिवेशन के बारे में कौन एग्जैक्ट बता सकता है? वो बस अपनी लाइटनिंग स्पिरिचुअल रूट को शो कर रहा था। उसकी बाकी 5 स्पिरिचुअल रूट्स पहले से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 5th लेवल पर आ चुकी थी। इस वक्त मोफुचू भी आगे आया। उसके पीछे एक लड़की थी। मोफुचू ने हांजुए से उसका इंट्रोडक्शन करवाया। ये मेरी बहन है मोजू। हांजू को देखते ही मोजू ने तुरंत पूछा, तुम अभी भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 3rd लेवल पर क्यों हो? मेरे भाई ने कहा था कि तुम अब तक शायद 6th लेवल पर हो। हांजू बस मुस्कुराया, है स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। फिर वो पालथी मारकर बैठ गया। कल्टिवेट करने की तैयारी करते हुए, मैं अब कल्टिवेट स्टार्ट करूंगा। यहाँ रुकना मुझे काफी स्पिरिट स्टोन्स खर्च कराता है। बस एक छोटा सा अलर्ट, अगर तुम कल्टिवेट करना चाहते हो तो मुझसे थोड़ा दूर रहो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। ये देखकर मोफुचू हैरान रह गया। स्पिरिचुअल एनर्जी की ये अब्सॉर्प्शन स्पीड मेरे से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। ये कैसे मुमकिन है? मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 9th लेवल पर हूँ। इस इंसान के पास जरूर अपने कल्टिवेशन लेवल को सप्रेस का कोई तरीका होगा। इसका रियल कल्टिवेशन लेवल मेरे लेवल से कम नहीं होगा। उन्हें पता ही नहीं था कि हांजू वहां 8 साल से कल्टिवेट कर रहा था। आखिरकार उसकी लाइटनिंग पावर 9th लेवल के परफेक्शन तक पहुंच गई थी। जैसे ही हांजू जाने की तैयारी कर रहा था, ट्री डीमन बोला, मेरे पास यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हें बहुत से कल्टिवेशन रिसोर्सेज दिला सकती है। क्या तुम्हें इंटरेस्ट है? क्या ये डेंजरस है? अपॉर्चुनिटीज हमेशा रिस्क के साथ ही आती हैं। रिस्क का सुनकर हांजू ने बिना दूसरी बार सोचे पीछे मुड़कर जाने का फैसला लिया। जैसे ही हांजुए पिछले कुछ सालों की अपनी तनख्वाह लेने गया, मोजू तुरंत उसके पास आई। मुझे हांजुए से एक फेवर चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी की बात सुनकर हांजुए अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सका और बिना एक दूसरा ख्याल सोचे मना कर दिया, सॉरी, मुझे कल्टिवेट करने जाना है, और मोजू के सामने से गायब हो गया। अचानक हांजू ने आसपास के लोगों को इनर सेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करते सुना। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर बिजली गिरा दी हो। मैं कुछ ज्यादा ही डीप कल्टिवेशन करने लग गया था और इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में भूल गया। मास्टर मुझे इस बात पर सच में काट डालेगी। हांजू तुरंत जिक्सुआन फेरी के पास गया और अपनी गलती को मंजूर किया। खुशकिस्मती से जिक्सुआन फेरी ने उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। हालांकि हांजू का कल्टिवेशन लेवल अभी भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 3rd लेवल पर था। इस बात ने उनके फेस पर पजल्ड मुस्कान छोड़ दी।
हानजू ने एक्सप्लेन किया, सच कहूं तो मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 9th लेवल पर हूं। मैं बस अपना कल्टिवेशन लेवल छुपाकर लो प्रोफाइल रहना चाहता था। इस ट्रिक ने जिक्शुआन फेरी की फेवरेबल इंप्रेशन उस पर बढ़ा दी। इस वक्त सिस्टम ने हानजुए को बताया कि लो की कल्टिवेट करने और जिक्शुआन फेरी का रिकग्निशन हासिल करने का टास्क पूरा हो गया है। उसे एक सीक्रेट टेक्निक 7-fold इल्यूजन स्टेप मिली। उसी वक्त हानजू ने ध्यान दिया कि मास्टर ने एक नया डिसाइपल लिया है। जब उसने अपना सर घुमाया तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि ओल्ड टाई था। ओल्ड टाई ने भी सेम टाइम पर हानजुए की तरफ देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को घूरा और शौक में एक दूसरे का नाम साथ में बुलाया। चंग यूर क्यूरियस लग रही थी, ओ तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तभी जिक्शुआन फेरी ने हानजुए से कहा, यह एक नया डिसाइपल है जिसने अभी जेड सिक्लूजन पीक ज्वाइन किया है। तुम इसे आयन जूनियर ब्रदर बुला सकते हो। उन्हें क्या पता था, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने कलरफुल हो रहे थे जैसे कि कोई रंगीन पर्दा हो। फिर जिक्शुआन फेरी एक नए और इंपॉर्टेंट मैटर पर आई। हानजुए, क्योंकि तुम्हें कल्टिवेट करना इतना पसंद है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। जेड प्योर सेट के मिरियड डीमन रेल्म की गार्ड करो। हानजू ने यह सुनकर ठंडा पसीना छोड़ दिया। ये मिरियड डीमन रेल्म सच में इंप्रेसिव लग रहा है, पर यह डेंजरस भी लगता है। हालांकि चेंग यूर एक्साइटेड हो गई। वाह, वही जगह जहां जेड प्योर सेक्ट अपने डीमन पेट्स रखती है। मास्टर, मुझे हान जूनियर ब्रदर के साथ जाने दीजिए। जिक्शुआन फेरी ने तुरंत चांग यूर को मना कर दिया। वो बहुत डेंजरस है। वहां अक्सर डीमन केजेस के रैम्पेजेस होते हैं और ऐसी घटनाएं आई हैं जहां डिसाइपल्स ब्रूटली मार दिए गए हैं। पहले से चिंता में हानजुए ये सुनकर और डर गया, क्या ये अपने डिसाइपल को फील होने के लिए भेज रही है? इसे तो छिपाया भी नहीं जा रहा। पर जिक्शुआन फेरी के फेस एक्सप्रेशन से तो लग रहा है कि मुझे रिफ्यूज करने का कोई चांस नहीं है। ये ऐसा ही होगा जैसे मैं किसी जू का सिक्योरिटी गार्ड हूं। मुझे बस वहां पहुंचकर टाइम पास करना होगा। उसने रिस्पेक्ट के साथ उनके प्लान को मानने के लिए हाँ कर दी और अपनी चीजें पैक करने वापस चला गया। उन दोनों को जाते हुए देखकर जिक्शुआन फेरी अचानक ओल्ड टाई से बोली, मैं हानजुए के साथ तुम्हारी पुरानी बातों में नहीं उलझना चाहती। अब से तुम लोग भाई हो। उसके साथ दोस्ती से रहना ही तुम्हारे फायदे में होगा। जब तक कोई डीपली नफरत ना हो, इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करो। जो कुछ मैं उसके बारे में जानती हूं वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगा। फ्यूचर में हानजू जेड सिक्लूजन पीक का डायरेक्ट डिसाइपल बनेगा। वैसे हानजू अब पिछले 1.5 साल से मिरियड डीमन रेल्म में रह रहा था और अपना दिन सिवाय कल्टिवेशन के कुछ नहीं करने में निकाल रहा था। बोर होकर एक दिन सिस्टम की सोशल फीड देखते देखते उसे मोजू के बारे में कुछ मैसेजेस मिले। तुम्हारी दोस्त मोजू पर एक डीमन कल्टिवेटर ने अटैक किया और वो ऑलमोस्ट सिवियरली इंजर्ड हो गई। तुम्हारी दोस्त मोजू पर जेड प्योर सेक्ट के डिसाइपल ने अटैक किया, जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए क्लिफ से गिर गई। वो चैन की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। अपॉर्चुनिटीज वाकई कभी कुछ अच्छा लेकर नहीं आती। मिस मो को चाहिए कि वो अपना ख्याल रखे। फिर उसने हल्का सा जमाई लिया और पेट्रोल करने निकल पड़ा। वो डीमन से किसी डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए रेगुलरली पेट्रोल्स किया करता था। बाहर आते हुए उसने एक क्यूट सी छोटी कैट को पेड़ के ब्रांच पर देखा जो एकदम हार्मलेस लग रही थी। उसने आगे चलने के लिए रुख मोड़ा ही था कि वो कैट अचानक बड़ी कैट में बदलकर हानजू पर स्नीक अटैक कर बैठी। 1 सेकंड के अंदर उसके शार्प पंजे हानजू को चीर गए, पर अगले ही पल हानजू धुएं में बदल गया और वहां से गायब हो गया और असली हानजू रूफटॉप पर आ चुका था। उसने अभी 7-fold इल्यूजन स्टेप टेक्निक का यूज किया था। ये टेक्निक हर लेवल पर एक आफ्टर इमेज में बांट देती है और इसके हाईएस्ट पॉइंट यानी 7th लेवल पर ये 7 आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर सकती है। हानजू ने खुद को 7 आफ्टर इमेजेस में डिवाइड किया और डीमन बीस्ट पर चारों तरफ से अटैक किया। सारी बॉडी इमेजेस ने एक साथ सुप्रीम फिंगर डिवाइन सोर्ड एग्जीक्यूट की और बहुत सारी सोर्ड एनर्जीज उस डीमन बीस्ट पर छोड़ दी। हालांकि सिर्फ रियल बॉडी ही अटैक का असर दिखा सकती थी, पर डीमन बीस्ट समझ ही नहीं पाया कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक। एक पल में ही वो हानजू के अटैक से सिवियरली इंजर्ड हो गया और तुरंत वहां से भाग गया। हानजू ने उसका पीछा नहीं किया। उसने ध्यान दिया कि डीमन डिस्टर्बेंसेस पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही हो गए हैं और इस सिचुएशन को रिपोर्ट करने का डिसाइड किया। सेक्ट के हायर अप्स को सिचुएशन की रिपोर्ट पहुंचने के बाद तुरंत मीटिंग बुलाई गई। उन्होंने अंदाजा लगाया कि पक्का सेक्ट के अपर लेवल में कोई ट्रेटर है। सेक्ट लीडर का कोई अता पता नहीं था, इसलिए उन्हें और लोगों को भेजकर केस की गहराई से इन्वेस्टिगेशन करवाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। 2 साल बाद हानजू एक फॉरबिडन फॉर्मेशन के अंदर बैठा था जो उसने मिरियड डीमन रेल्म में सेट किया था। उसे पता चला था कि ये फॉर्मेशन एक ट्रेजर जैसा है। इस फॉर्मेशन के अंदर आना किसी के लिए जो गोल्डन कोर रेल में था उसके लिए भी नामुमकिन था और इसकी साउंड प्रूफिंग जबरदस्त थी। ये जगह ध्यान लगाने और आराम करने के लिए एकदम परफेक्ट थी। जब वो खुद को इस चीज पर अप्रिशिएट कर रहा था, अचानक उसे पीछे से एक आवाज आई, दोस्त, क्या तुम मिरियड डीमन रेल्म को कल्टिवेशन की जगह की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? हानजू कैजुअली बोला, है और क्या? पर अगले ही सेकंड उसे कुछ एहसास हुआ और वो हैरानी से पीछे मुड़ा। तभी उसने अपने पीछे एक फैट आदमी को देखा। ये आदमी रिस्ट्रिक्शन से बचा हुआ है, इसका मतलब उसकी पावर गोल्डन कोर लेवल से ज्यादा है। उस फैट आदमी ने कहा, मैं भी जेड प्योर सेक्ट का डिसाइपल हूं जिसे मिरियड डीमन रेल्म की गार्ड के लिए भेजा गया है। तुम भले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म 3rd लेवल के हो, पर तुम्हारे एक्चुअल ब्रीदिंग रेट से मुझे लग रहा है तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म के 9th लेवल के हो, राइट? तुम्हें फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ खुद अपनी मर्जी से आए हो या तुम्हारे मास्टर ने भेजा है? मेरी मास्टर जिक्शुआन फेरी ने मुझे यहाँ भेजा है। ये बात सुनकर मोटा आदमी ने कहा, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कोई टास्क दिया था? अगर मास्टर ने दिया भी होगा तो मैं तुमको क्यों बताऊं? ओह, तुम दूसरों को नहीं बता सकते? ये तो बड़ा मजेदार है जूनियर सिस्टर। तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में फंसवा लिया है। मास्टर के नाम पे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी सिस्टम में से निकलने वाली लिस्ट पढ़ते हुए हानजू अचानक हैरान हो गया। असल में ये मोटा इंसान जेड प्योर सेक्ट का लीडर ली किंगजी था, जिसको शाई सिटी फेरी बहुत पसंद थी और जिक्शुआन फेरी के लिए उसके दिल में जगह थी। ली किंगजी ने फिर समझाते हुए कहा, यहाँ के डीमन बीस्ट्स रेस्टलेसनेस दिखा रहे हैं और ये सब बीस्ट्स डीमन किंग टाइगर हार्ट व्हाइट ड्रैगन के अंडर हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि टाइगर हार्ट व्हाइट ड्रैगन थोड़ी सी भी बेइज्जती का बुरा मानता है और बदला लेने का मौका ढूंढता है। इस बार इतने सारे डीमन बीस्ट्स को यहाँ छुपकर अपराइजिंग के लिए कमांड देना।
मुझे सच सच बताओ, तुमने पहले ऐसा क्या किया था जिसने टाइगर हार्ट व्हाइट ड्रैगन को इतना उकसाया? हालांकि इस वक्त हान जू उसकी बात सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। उसका दिमाग ली किंगजी और उसकी मास्टर जिक्सुन फेरी को एक साथ सोचकर गुस्से से जल रहा था। ये मोटा आदमी मेरी मास्टर के लायक बिल्कुल नहीं है। जूनियर फ्रेंड, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं। फिर हान जू ने पिछली सारी घटनाएं ली किंगजी को बता दी। सारी कहानी सुनने के बाद ली किंगजी सोच में पड़ गया। कितनी अजीब बात है, डीमन बीस्ट की अपराइजिंग एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही शुरू हो गई। लगता है इसमें तुम्हारा हाथ नहीं था। ज्यादातर चांस यही है कि डीमन कल्ट पर्दे के पीछे से मुसीबत खड़ी कर रहा है। तुम्हारा टाइगर हार्ट व्हाइट ड्रैगन से सामना होना सिर्फ एक साइड एपिसोड था। तुम सच में बहुत लकी हो। जरूर डीमन किंग को ट्रैप करके उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करवा दी गई होगी, वरना तुम्हारा तो काम तमाम हो चुका होता। लेकिन तुमने टाइगर हार्ट व्हाइट ड्रैगन से आगे निकलने के लिए ऐसी कौन सी मूवमेंट टेक्निक यूज की थी? हान जू ने कैजुअली जवाब दिया, बस एक टेक्निक जो मुझे रास्ते में मिल गई थी। इसका तेज होना नॉर्मल बात है। इस बात ने ली किंगजी को बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया। नॉर्मल, माय फुट। वो एक डीमन किंग है। यहां तक कि गोल्डन कोर रेल्म के एक्सपर्ट्स भी उसकी स्पीड का सामना करने में स्ट्रगल करते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी पोटेंशियल बीस्ट अपराइजिंग को रोकने और उसे जड़ से खत्म करने की होनी चाहिए। क्या आपका मतलब उसे मारने से है सीनियर? मारना? उस डीमन किंग के अंदर इमीज पोटेंशियल है। अगर उसे मार दिया गया तो क्या तुम उसका नुकसान भरोगे? शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारी मास्टर का तुम्हें मिरिया डीमन रेल्म भेजने के पीछे जरूर यही इरादा रहा होगा कि तुम अपना एक नाम बना सको। ऊपर से तुम्हारी मूवमेंट टेक्निक तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। टाइगर हार्ट व्हाइट ड्रैगन का सामना करने के बावजूद बिना किसी खरोच के निकल आना, पक्का तुम्हारे पास अपने कुछ ट्रिक्स हैं। मैं सजेस्ट करता हूं कि तुम जाओ और उसे सबड्यू करो। बिना किसी हेजिटेशन के हान जू पलटा और वहां से चल दिया। सीनियर, कृपया किसी और को ढूंढ लीजिए। मैं सिर्फ शांति से कल्टिवेट करना चाहता हूं। ली किंगजी ने जल्दी से आवाज लगाते हुए हान जू को रोका। मैं उन्हें यहां फंसाने के लिए एक फॉर्मेशन सेटअप करूंगा, जिससे तुम्हारा प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। अगर तुम टाइगर हार्ट व्हाइट ड्रैगन को सबड्यू कर लेते हो तो मैं तुम्हें जेड प्योर सेक्ट की सुप्रीम टेक्निक जेड प्योरिटी आर्ट सिखाऊंगा। उसी वक्त सिस्टम ने एक चॉइस पॉपअप किया। 1, मिशन एक्सेप्ट करो, टाइगर हार्ट व्हाइट ड्रैगन को सबड्यू करने की कोशिश करो और रिवॉर्ड में ली किंगजी से सीक्रेट टेक्निक पाओ, पर साथ ही डीमन किंग की हेट्रेड और एज़्योर नेदर डीमन सेक्ट का अटेंशन भी मिलेगा। 2, मिशन रिफ्यूज कर दो, वापस आकर कल्टिवेट करना कंटिन्यू करो, जिसका रिवॉर्ड एक स्वॉर्ड टेक्निक मैनुअल होगा, लेकिन ली किंगजी की फेवरेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ये देखकर कि डीमन किंग को सबड्यू करने से उसकी नफरत और एज़्योर नेदर डीमन सेक्ट का ध्यान उसकी तरफ खींचाएगा। हान जू ने डिसाइसिवली कहा, डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूं, अलविदा, और वहां से पलट कर चल दिया। इसने ली किंगजी को फ्रस्ट्रेशन में अपने पैर पटकने पर मजबूर कर दिया। मेरी जूनियर सिस्टर को आखिर ऐसा डिसाइपल कैसे मिल गया? बेबसी से लंबी सांस लेते हुए आखिरकार उसने अकेले ही सारा बोझ उठा लिया। देखा, मैं सही था डीमन किंग। ये वाकई तुम हो जिसने आसानी से इस जगह को सेंस कर लिया। तुरंत ली किंगजी और डीमन किंग के बीच एक फियर्स बैटल छिड़ गई। डीमन बीस्ट की अपराइजिंग के कुछ दिन बाद चांग यूअर अचानक मिरियड डीमन रेल्म पहुंच गई और उसके साथ जेड सिक्लूजन पीक का 7th सीनियर ब्रदर मेंग ही भी था। पता चला कि जिक्सुन फेरी ने उन्हें हान जू की मदद करने के लिए भेजा था। मेंग ही आसपास के इलाके को अकेला स्काउट करने चला गया। चांग यूअर ने हान जू से कहा, हम इस बार इसलिए आए हैं क्योंकि मास्टर को तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र थी। ऐसा सुना जा रहा है कि डीमन कल्ट के स्पाइज मिरियड डीमन रेल्म में घुस चुके हैं। हमें कुछ ज्यादा ही कॉशियस रहना होगा। ये सुनते ही हान जू ने तुरंत मिरियड डीमन रेल्म छोड़कर निकलने का सजेशन दिया। जैसे ही चांग यूअर इनकार करने वाली थी, मेंग ही बुरी तरह जख्मी हालत में वापस लौटा। मैंने यहां से कुछ मील दूर एक क्लिफ के पास डीमन बीस्ट के एक झुंड को फॉर्मेशन में फंसे देखा था। मैं वापस लौट रहा था जब अचानक मेरा सामना इस गोल्डन कोर लेवल डीमन बीस्ट से हो गया। हान जू ने जल्दी से मेंग ही को ठीक करने के लिए एक एलिक्सर निकाला और अपने मन में सोचा, सही कहते हैं, घर से बाहर निकलने पर किसी को लापरवाह नहीं होना चाहिए। मेरे सीनियर ब्रदर का जो हाल हुआ है वो इसका सबूत है। तभी उन्हें एक बेहद डरावना मंजर दिखा जब डीमन बीस्ट का एक पूरा होर्ड उनकी तरफ अटैक करने दौड़ पड़ा। हान जू वहां से भागने के लिए तैयार था, पर चांग यूअर ने कहा, ये एरिया हमारी जेड सिक्लूजन पीक के कंट्रोल में आता है। अगर हम यहां से गए तो क्या उसे डिजर्शन नहीं माना जाएगा? हान जू, जिसके अंदर मार्शल ऑनर जैसा कुछ बचा ही नहीं था, ने पलटकर जवाब दिया, तो तुम यहां रुककर मौत का इंतजार कर सकती हो। मैं मास्टर के सामने तुम्हारी इस बहादुरी की काफी तारीफ करूंगा। मेंग ही ने भी अब जिद करना छोड़ दिया। हान जूनियर ब्रदर बिल्कुल सही कह रहे हैं। 18 पीक्स में से हर एक के पास मिरिया डीमन रेल्म में मैनेज करने के लिए अपना अलग एरिया है। ये बीस्ट टाइट सिर्फ हम पर ही अटैक नहीं कर रहा। जब तक हम जिंदा हैं, आगे बैटल हारने का कोई डर नहीं होगा। चलो चलते हैं, अभी के अभी। जैसे ही उन्होंने घर से कदम बाहर निकाले, एटिक डीमन बीस्ट आर्मी की वजह से जमीन पर आ गिरा। डीमन बीस्ट को बिना रुके आगे बढ़ते देख उन्होंने अंदाजा लगाया कि डीमन कल्ट पक्का कुछ खुराफात करने वाला है। अचानक हान जू को एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोनिक ऑरा फील हुआ और उसने देखा कि एक विशाल ईगल अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन्हें काटने की तरफ बढ़ रहा था। खुशकिस्मती से हान जू ने वक्त पर रिएक्ट किया और चांग यूअर को पकड़कर वहां से डॉज कर लिया, जबकि मेंग ही ने मौका देखकर वहां से अकेले ही बच निकलने की सोची। हान जू अपने मन ही मन गालियां देने से खुद को रोक न सका। डैम इट, उस डरपोक ने हमें यहां मरने के लिए अकेले छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर भाग निकला। चांग यूअर अचानक डर के मारे चीख पड़ी। उसने देखा कि एक गोल्डन कोर लेवल डीमन बीस्ट और 6 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिनेकल लेवल डीमन बीस्ट उनके ऊपर हवा में चक्कर काट रहे थे। जैसे ही उन डीमन बीस्ट्स ने उनकी तरफ चार्ज किया, चांग यूअर ने हैरानी और निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचकर कि उनका अंत नजदीक है। लेकिन हान जू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके चारों तरफ 3 अलग अलग कलर्स की स्वॉर्ड शैडोज बन गई। ये वही प्योरलेस स्वॉर्ड टेक्निक थी जो ली किंगजी के ऑफर को ठुकराने के बाद मिली थी, द 3 प्योर शैडोज स्वॉर्ड। हान जू ने सिर्फ हल्के से स्लैश बोला और सातों डीमन बीस्ट्स उसी वक्त इंस्टेंटली एनाहिलेट हो गए। चांग यूअर पूरी तरह से हैरान रह गई। अगर उसने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वो कभी इस बात पर विश्वास नहीं करती। हान जू की उस वक्त वाली नजरें याद करके वो अपना ब्लश और दिल की धड़कनें रोक नहीं पा रही थी।
लेकिन फिर उसने देखा कि हांजू डीमन बीस्ट की लाशों को पैक कर रहा था। आज क्या मस्त शिकार हुआ है। ये डीमन बीस्ट्स तो सर से पैर तक ट्रेजर्स हैं। मैंने सुना है इनके बदले में स्पिरिट स्टोन्स एक्सचेंज किए जा सकते हैं। चलो यहां से चलते हैं। चंग यूअर एक बार फिर से स्पीचलेस रह गई। मेरे अभी वाले जूनियर ब्रदर को वापस लाओ। जब दोनों मिरियड डीमन रेल्म के टेलीपोर्टेशन अरे पर पहुंचे, मेंग ही उन्हें जिंदा देखकर एक्साइटेड होकर उनकी तरफ दौड़ा। जूनियर ब्रदर, जूनियर सिस्टर, तुम दोनों अब तक जिंदा हो। यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बदले में चांग यूअर ने उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारी। तुम्हें उन डीमन बीस्ट ने खाया क्यों नहीं? बाहर आने के बाद हांजू का सबसे पहला एक्शन उन डीमन बीस्ट की लाशों को स्पिरिट स्टोन्स के लिए एक्सचेंज करना था। स्पिरिट स्टोन से भरा हुआ एक बड़ा सा बैग देखकर हांजू इतना एक्साइटेड था कि वो डीमन बीस्ट के एक और राउंड के लिए वापस जाने का सोच रहा था। चंग यूअर हांजू के दिमाग को समझते हुए बोली, मेरे डीमन रेल्म एक छोटा सा वर्ल्ड है जिसे सेक्ट ने स्पेशली डीमन बीस्ट की कल्टिवेशन के लिए क्रिएट किया है। वहां का हर एक बीस्ट बहुत वैल्यूबल है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किसी भी डिसाइपल को अंदर डीमन बीस्ट का शिकार करने की परमिशन नहीं होती। ये टाइम एक एक्सेप्शन था, इसलिए शायद हमसे इस बात का हिसाब नहीं मांगा जाएगा। ये सब कहते हुए वो मेंग ही को लगातार पीट रही थी। ये सुनकर हांजू के पास इस आइडिया को ड्रॉप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बेहतर होगा मैं बस चुपचाप अपना कल्टिवेशन कंटिन्यू करूं और धीरे धीरे स्पिरिट स्टोन्स जमा करूं। मेरे पास अभी जितने बचे हैं वो गोल्डन कोर तक पहुंचने का अटेम्प्ट करने के लिए काफी होने चाहिए। फिर वो तीनों सिक्शन फेरी से मिलने गए और मेरी डीमन रेल्म के अंदर जो भी हुआ उसकी सारी रिपोर्ट दी। सिक्शन फेरी ने सारी बात सुनने के बाद कुछ ज्यादा नहीं कहा और चेंग यूअर और दूसरों को वहां से जाने को कहा, पर हांजू को अपने पास ही रोक लिया। उस वक्त हांजू बेहद घबरा गया था। क्या मास्टर अकेले में मुझसे कोई हिसाब चुकता करने वाली है? क्या मास्टर को अभी भी मुझ पर शक है? ये सब कब खत्म होगा? सिक्शन फेरी ने अचानक पूछा, हांजू आखिर तुम्हारे कल्टिवेशन करने का मकसद क्या है? सिर्फ इमोर्टैलिटी? ये जवाब सुनकर जिक्शन फेरी एक पल के लिए स्पीचलेस रह गई। अगर तुम बिना कोई अपॉर्चुनिटीज खोजे हमेशा सिर्फ कल्टिवेशन के लिए खुद को अलग थलग रखोगे तो तुम कभी इमोर्टैलिटी हासिल नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं मास्टर, पर मैं पहले अपने कल्टिवेशन को स्ट्रांग बनाना चाहता हूं। एक बार जब मेरे पास सफिशिएंट ताकत होगी तब मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। हांजू अपने मन में सोच रहा था, मेरे पास इतने अनपैरेलल्ड टैलेंट और फॉर्च्यून के होते हुए मुझे भला अपॉर्चुनिटीज की क्या जरूरत है? सिक्शन फेरी उसके इस एटीट्यूड से क्लियरली एग्जैस्परेटेड होकर अपना सर मसलते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी अरेंज की है। अगर तुमने मेरी डीमन रेल्म में अपना कंट्रीब्यूशन दिया होता तो तुम आसानी से एक कोर डिसाइपल बन सकते थे। लेकिन अफसोस, तुमने वो मौका गंवा दिया। ऊपर से मैं भी नहीं समझ पा रही हूं कि तुम आखिर किस ग्रेड की कल्टिवेशन टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं तुम्हारी कल्टिवेशन टेक्निक में तो मदद नहीं कर सकती, पर इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम अपनी खुद की एक इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी केव ड्वेलिंग पाना चाहते हो? उसमें लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी के अलावा दूसरे टाइप्स की स्पिरिचुअल एनर्जी भी मौजूद है। ये सुनते ही हांजू ने एक्साइटेड होकर पूछा, वो कहाँ है? वो जेड प्योर सेक्ट के नजदीक ही है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें इनर सेक्ट की कंपटीशन में टॉप 3 में रैंक लानी पड़ेगी। कंपटीशन का सुनकर हांजू का मन डोलने लगा। इनर सेक्ट की कंपटीशन? कहीं वो डेंजरस तो नहीं होगी? उसका ये टिमिड बिहेवियर देखकर जिक्शन फेरी को इतनी इरिटेशन हुई कि उसका मन किया उसे एक जोरदार पंच मार दे। क्या तुम सिर्फ एक कंपटीशन से डर रहे हो? इसमें तुम्हारी जान नहीं जाएगी। हांजू ने फिर पूछा, मास्टर क्या कंपटीशन में गोल्डन कोर या उससे ऊपर के पार्टिसिपेंट्स भी होंगे? सिक्शन फेरी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है गोल्डन कोर रेल्म वाले कल्टिवेटर सब्जी की दुकान पर मिलते हैं? जो लोग उस लेवल तक पहुंचते हैं वो या तो कोर डिसाइपल्स बन जाते हैं या फिर एल्डर्स और स्टूवर्ड्स। जैसे ही हांजू ने सुना कि गोल्डन कोर से ऊपर का कोई इंसान इसमें हिस्सा नहीं लेगा, उसने तुरंत अपना रुख बदल लिया। मैं उस इनेट केव ड्वेलिंग को खुशी से कबूल करूंगा। इनर सेक्ट के एग्जामिनेशन में अभी 8 साल बाकी थे, इसलिए हांजू ने इस वक्त का अच्छे से कल्टिवेशन करने का इरादा बनाया। वो तुरंत विंड स्पिरिट पूल के पास गया, इस इरादे से कि एग्जाम से पहले उसके पास मौजूद सारी 6 स्पिरिचुअल रूट्स को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 9th लेवल तक पहुंचा दे। तभी उसने नोटिस किया कि करीब में कुछ लोग किसी को बुली कर रहे थे। अपनी मस्ती में हांजू ने सोचा, लो शुरू हो गए फिर से। जहां लोग हैं वहां कोई ना कोई जियांगू तो होगी ही। मेरा बेहतर होगा कि मैं बस अपने कल्टिवेशन पर ध्यान दूं। पर तभी अचानक सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आई, इनेट डेस्टिनी डिटेक्टेड। क्या आप इनकी ओरिजिन देखना चाहेंगे? हांजू चौंक गया। इनेट डेस्टिनी वाला वो इंसान वही था जिसे बुली किया जा रहा था। उसका नाम झो फैन था, एक ग्रेट व्हीकल कल्टिवेटर का रीइंकार्नेशन जिसका जन्म एक आम टाउन में हुआ था। जेड प्योर सेक्ट ने डिस्कवर किया था कि उसमें और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड में स्पिरिचुअल रूट्स थे। उसकी सोल की गहराइयों में एक स्पिरिचुअल ट्रेजर छुपा हुआ था जो उसको प्रोटेक्ट करते वक्त बुरी तरह से डैमेज्ड हो गया था। अब खुद को रिपेयर करने के लिए वो स्पिरिचुअल ट्रेजर बिना किसी एहसास के झो फैन की कल्टिवेशन के दौरान स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता रहता है, जिस वजह से उसकी कल्टिवेशन स्पीड बेहद स्लो हो गई थी। फिलहाल वो स्पिरिचुअल ट्रेजर पूरी तरह से सक्सेसफुली रिपेयर होने ही वाला था। हांजू हैरत में पड़ गया। ग्रेट व्हीकल रेल्म, ये तो वाकई कुछ खास बात है। ये सब तो उसे किसी नॉवल के प्रोटैगनिस्ट जैसा बना देगा। वो कश्मकश में था। वो आगे चलकर एक मेन कैरेक्टर बनने के लिए डेस्टिन्ड है। अगर मैं उसकी मदद करूं तो जरूर वो मुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर नहीं, कितने साइड कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मेन कैरेक्टर्स के ग्रो होने के चक्कर में खुद बर्बाद हो जाते हैं। बेहतर होगा मैं इस मुश्किल में हाथ ना डालूं। फिर उसने मदद करने का ख्याल मन से हटा दिया। अपनी खुद की कल्टिवेशन से स्ट्रांग बनना ही असली बात है। झो फैन, अब अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। समय तेजी से उड़ता गया और 8 साल बीत गए। उसकी वाटर और अर्थ स्पिरिचुअल रूट्स अभी 8th लेवल पर थे, पर इनके अलावा सब कुछ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 9th लेवल पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो स्पिरिट पूल से बाहर आया, उसने झो फैन को देखा जो एक लड़की को कन्फेस कर रहा था, पर नेचुरली फ्रेंड जोन हो गया। हांजू आगे बढ़ने वाला था कि तभी झो फैन ने उसे रोक लिया। मैं थंडर पीक का झो फैन हूं। मैंने अक्सर मोस्ट सीनियर ब्रदर को आपके बारे में बात करते सुना है। वो कह रहे थे कि आप आगे चलकर जेड प्योर सेक्ट के एक ग्रेट कल्टिवेटर बनेंगे। मैं हमेशा से आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता था। जैसे ही हांजू को लगा कि झो फैन उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज करने वाला है, झो फैन अचानक घुटनों के बल बैठ गया।
मैंने सुना है आप लेडीज के बीच बहुत पॉपुलर है। मैं जिसे प्यार करता हूं उसे किस तरह परस्यू करूं। हांजुए पूरी तरह से चकराया हुआ था और उसने फिर खुद को ये कहते हुए सुना, ब्रदर झो, तुम्हें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। एक कल्टिवेटर इन रोमांटिक अफसानों में कैसे उलझ सकता है? ग्रेट दाव के सामने औरतों की अहमियत ही क्या है? अगर तुमने दाव हासिल कर लिया तो हर चीज तुम्हारी तरफ खिंची चली आएगी और जो तुम चाहोगे तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। क्या तुमने कभी मुझे किसी औरत के नजदीक आते देखा है? इस स्टेप को समझने के लिए तुम्हें अपने दिल और नेचर को खुद पहचानना पड़ेगा। जो फान हांजू को किसी डेटी की नजर से देखते हुए उसके अंदर एक स्लाइड स्टर हुई और तुरंत हांजू के प्रति उसकी गुडविल बढ़कर 1 स्टार हो गई। हांजू मन ही मन सोच रहा था, बेवकूफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अपीयरेंस होती है। क्या तुम्हारी लुक्स मेरे से कम्पीट कर सकती है? जब हांजू जेड सिक्लूजन पीक वापस आया और उसने दोबारा सब डिसाइपल्स को समन वाली बेल सुनी तो मेन हॉल की तरफ जाते हुए उसे अपने एल्डेस्ट ब्रदर मिले। एल्डेस्ट ब्रदर ने अचानक पूछा, हांजुए, क्या तुम शिंग होंगशुआन नाम की किसी औरत को जानते हो? हांजू शॉक में आ गया, इसे उसके बारे में कैसे पता चला? एल्डेस्ट ब्रदर आगे बोले, इन सालों में मैंने सेक्ट लीडर को फॉलो किया था, मेरे डीमन रेल में लर्क करते हुए, जहां हम डीमन कल्ट के साथ ओपन और कवर्ड बैटल्स में हिस्सा ले रहे थे। हमें हमेशा से ही डीमन कल्ट के एक ट्रेटर ने इंटेलिजेंस दी थी। ये उस इंटेलिजेंस का ही असर था जिसकी वजह से सेक्ट लीडर ने जेड प्योर सेक्ट छोड़ने का दिखावा किया था, जबकि हकीकत में वो मिरियड डीमन रेल में एम्बुश कर रहे थे। डीमन कल्ट की वो ट्रेटर और कोई नहीं, सिंग होंगशुआन है। बचपन में उसे जबरदस्ती पॉइजन दिया गया था और धमकाया गया था ताकि वो जेड प्योर सेक्ट में एक स्पाई का काम करे। उसकी हमेशा से डीमन कल्ट की तरफ नफरत रही है और यहां तक कि उसने आउटर सेक्ट में एक एंटीडोट ढूंढने की कोशिश भी की। बाद में शिंग होंगशुआन को सेक्ट लीडर ने बचाया, जिन्होंने एक्सेप्शन बनाते हुए उसे एक इनर सेक्ट डिसाइपल बनने की इजाजत दी। अब शिंग होंगशुआन मेन पीक पर सेक्ट लीडर की जूनियर सिस्टर मास्टर जिंगशु की देखरेख में कल्टीवेट कर रही है। हम मिस जिंग से पहले मिले थे और वो किसी हांजू नाम के एक सर्वेंट की तलाश कर रही थी जो एक एल्केमिस्ट है। अब ये एक कोइंसिडेंस है कि हमारी जेड सिक्लूजन पीक में भी एक हांजू नाम का डिसाइपल है, जूनियर ब्रदर। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना? हांजू बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। वो पुरानी याद जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी उसे रिलक्टेंटली माननी ही पड़ी। मैं वही हांजू हूं जिसे वो जानती है। उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हांजू के सरप्राइज के लिए एल्डेस्ट ब्रदर ने उसे बहुत वार्म तरीके से पकड़ लिया। फिक्र मत करो, मैं समझता हूं, मैंने बस ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा टैलेंट इतना एक्सेप्शनल होगा। हांजू ने आखिरकार चैन की सांस ली। फिर उसने सिंग होंगशुआन का पैनल ओपन किया। मैं इतनी सारी गुडविल डिजर्व नहीं करता, सिर्फ इतनी डिवोशन के लिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा आगे का फ्यूचर सभी परेशानियों से दूर रहे। जब सब लोग ग्रेट हॉल में इकट्ठा हुए, सिक्स स्वान फेरी ने अनाउंस किया, इनर सेक्ट का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। हर पीक को कम से कम 10 लोगों को भेजना जरूरी है। कौन हिस्सा लेना चाहता है? तुरंत लगभग सब ने ईगली अपने हाथ खड़े कर दिए। सबको साइन अप करते देखकर हांजू ने सोचा, जब सब इतने एंथुजियास्टिक हैं तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट शो करना चाहिए ताकि मैं इनमें कुछ अलग ना लगूं। लेकिन सिक्सवन फेरी ने हांजू को सबसे पहले चूज किया, जिस वजह से सब उसे हैरानी से देखने लगे। हांजू घबरा गया, नहीं, मैं नहीं, मास्टर, मैंने असल में अपना हाथ नहीं उठाया था। पर सिक्सवन फेरी ने उसकी तरफ देखना जरूरी नहीं समझा और बाकी डिसाइपल्स को कंपटीशन के लिए सिलेक्ट करने लगी। सिलेक्शन पूरा होने के बाद सिक्सवन फेरी ने दोबारा हांजू को अकेले पीछे रोक लिया। तुम्हारा कल्टिवेशन फिर से इंप्रूव हुआ है। मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। 3 टाइप्स की स्पिरिचुअल रूट्स के साथ कल्टिवेट करने के बावजूद तुम्हारी ब्रेक थ्रू की स्पीड पूरे जेड प्योर सेक्ट में सबसे तेज है। हांजू ने मॉडेस्टी से जवाब दिया, ये सब मास्टर की बेहतरीन गाइडेंस की वजह से है। मास्टर सच में इंप्रेसिव है। मुझे नहीं याद कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया हो। तुम्हारी कल्टिवेशन टेक्निक और स्वॉर्ड्समैनशिप एक्सीलेंट है, पर वो जेड प्योर सेक्ट की सुप्रीम टेक्निक्स नहीं है। तुम्हारा इससे पहले जरूर कोई दूसरा मास्टर रहा होगा। मैंने तुम्हें जब से सेक्ट ज्वाइन किया है तब से ऑब्जर्व किया है। तुम बिना सेक्ट को नुकसान पहुंचाने के कोई इरादे से डिलीजेंटली कल्टिवेट कर रहे हो। दूसरे लोगों ने टेस्टिफाई दी है कि तुम्हारा जन्म आउटर सेक्ट में हुआ था, जो बताता है कि तुम्हें अपनी यूथ में जरूर कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी। हर किसी की अपनी फॉर्च्यून्स होती है और मैं उनमें दखल देने वाली कोई नहीं हूं। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए उठाई ताकि तुम इनर सेक्ट एग्जामिनेशन के दौरान आराम से रह सको। इन बातों पर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कोई भी अननेसेसरी परेशानियों से बचने के लिए आज से तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो। हांजू हैरान रह गया, पर उसी वक्त सिस्टम ने उसे डायरेक्ट डिसाइपल बनने पर एक रिवॉर्ड दिया, 9 ड्रैगन्स डीमन सबड्यूइंग सील। खुशी से हांजू बोला, आपका शुक्रिया मास्टर, लॉन्ग लिव द मास्टर। अपनी केव ड्वेलिंग में लौटने के बाद हांजू ने 9 ड्रैगन्स डीमन सबड्यूइंग सील सीखना शुरू किया। ये तीसरी मैजिकल टेक्निक एक पाम टेक्निक की तरह अलग अलग स्पिरिचुअल पावर के एट्रीब्यूट्स के साथ अलग अलग इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती थी, जो हांजू के हाथ में एक और एस ले आई थी। हालांकि उसे जल्दी ही इस बात की चिंता होने लगी कि इन टेक्निक्स की वजह से कितनी तबाही आएगी। फिर चेंग युएर हांजू की केव आई और उसे अनाउंसमेंट बोर्ड देखने ले गई। कल के एग्जामिनेशन में अलग अलग पीक्स के बीच 1-on-1 बैटल्स होंगी जब तक कि टॉप 10 डिसाइड नहीं हो जाते। फिर बैटल्स इंटरसेक्ट की सिटी में मूव करेंगी फाइनल शोडाउन के लिए, जहां पूरा सेक्ट ये बैटल्स देखेगा। हांजू को रिलीफ मिला कि टॉप 10 आने तक ज्यादा लोग फाइट्स नहीं देखेंगे। मैं सबका ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहता। जैसे ही हांजू जाने वाला था, सिंग होंगशुआन अचानक उसके पीछे प्रकट हुई, पतिदेव। हांजू जल्दी से पीछे हट गया। मिस, आप किसी को ऐसे नहीं बुला सकती। सिंग होंगशुआन ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी। क्या हमने आउटर सेक्ट में इस बात पर अग्री नहीं किया था? हांजू स्पीचलेस था। वो तो सिर्फ एक्टिंग थी ताकि कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। अगर मैं आपको रिफ्यूज कर देता, मुझे डर था कि आप मुझे मार देंगी। कोई बात नहीं, मैंने इसे सीरियस ले लिया था। सिंग होंगशुआन हंसी। उसने एक एलिक्सर की बोतल निकाली। ये जेड प्योरिटी पिल है। मैं इसे ज्यादा यूज नहीं करती, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हांजू को इनकार करने का मौका दिए बिना सिंग होंगशुआन ने वो एलिक्सर उसके हाथों में रख दिया। बस इसे रख लो। मुझे ये एलिक्सर्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। मेरा टैलेंट तो एवरेज है, पर अगर बाद में तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है हस्बैंड, मैं तुम्हारी हर मुमकिन हेल्प करूंगी। ये कहकर वो अपनी सोट पर उड़ गई।
हांजू ने अपने हाथ में उस एलिक्सर को पकड़ रखा था। वहां काफी देर तक एकदम हैरान सा खड़ा रहा। सीन एक डार्क हॉल की तरफ शिफ्ट होता है जहां शिंग होंगशुआन मास्टर जिंगशु के सामने बैठी हुई है। तुमने उस लड़के को जेड प्योरिटी पिल दे दी, क्या तुम्हें इस बात का कोई अफसोस है? मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं काफी ज्यादा फिसल चुकी हूं। बेवकूफ, सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक सुंदर सा चेहरा है, क्या इतना काफी नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना जबरदस्त सपोर्ट देने की वैल्यू क्या है। उसका टैलेंट भी कमाल का है। जब मैं उससे मिली थी उसने अभी कल्टीवेशन शुरू भी नहीं की थी। सेक्ट लीडर के मुताबिक वो अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म के 9th लेवल पर है। कितना अजीब है, इतना अच्छा टैलेंट होने के बावजूद मैंने इन सालों में उसका नाम क्यों नहीं सुना? सेक्ट लीडर ने कहा कि वो बहुत लो प्रोफाइल रहता है, हमेशा अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन में लगा रहता है। सेक्ट लीडर ने तो उसे अपॉर्चुनिटीज देने की भी कोशिश की थी, पर उसने ये कहकर रिफ्यूज कर दिया कि उसे मरने से डर लगता है। ये सुनकर मास्टर जिंगशु की हल्की मुस्कान निकल आई। इंटरेस्टिंग, लगता है मुझे भी उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कंपटीशन के दिन जब हांजू मैदान में पहुंचा तो वो दंग रह गया। मैंने इतने सारे स्पेक्टेटर्स की उम्मीद नहीं की थी। अब मैं एक्ट कैसे करूं? फिर सिस्टम ने हांजू के आगे 2 ऑप्शंस पेश किए। जेड प्योर सेक्ट का इनर सेक्ट एग्जामिनेशन बस शुरू होने वाला है। आपके पास इन ऑप्शंस में चुनने का मौका है। 1, खुलेआम जीतो, पूरा जेड प्योर सेक्ट में फेमस हो जाओ और 1000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स का इनाम पाओ। 2, शांति से टॉप 3 में अपनी जगह बनाओ जिससे दूसरों पर असर कम पड़े और एक स्पिरिचुअल ट्रेजर रिवॉर्ड में पाओ। ये देखकर कि दूसरा ऑप्शन उसे स्पिरिचुअल ट्रेजर दे रहा है, हांजू ने तुरंत खुशी के साथ ये वाला चुना और दिल ही दिल में सोचा, ये सिस्टम तो मेरी बात अच्छी तरह समझ रहा है। ऐसा लगता है कि हर मिशन के लिए हमेशा एक लो की ऑप्शन होता है जो शायद उस डेवलपमेंट पाथ से रिलेटेड है जिसे मैंने शुरुआत में चूज किया था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, इस अप्रोच के साथ मैं इस दुनिया में हमेशा अनडिफीटेड रह सकता हूं। जल्द ही कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। मोफुचू और उसकी बहन भी हांजू का मैच देखने आए थे, लेकिन स्टेज पर हांजू काफी क्लम्सली ओपोनेंट के अटैक्स को डॉज कर रहा था, जबकि हेवनली एग्जीक्यूशन पीक का उसका ओपोनेंट फाइट आगे बढ़ने के साथ और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। ऑडियंस को यह फाइट बहुत डल और बोरिंग लगी और उन्होंने दूसरे मैचेस देखने के लिए जाना शुरू कर दिया। सिर्फ मोफुचू ही जानता था कि हांजू जानबूझकर अपनी कमजोरी का दिखावा कर रहा है। ये नोटिस करते हुए कि स्पेक्टेटर स्टैंड्स लगभग खाली हो चुके हैं और जजेस पिंग ले रहे हैं, हांजू ने सोचा, मेरा मौका आ गया है। एक शातिर मुस्कान के साथ हांजू अपने ओपोनेंट के पीछे पहुंचा और अगले ही सेकंड उसका ओपोनेंट रिंग से बाहर उड़ता हुआ गिरा। इस जोरदार धमाके ने जजेस को नींद से जगा दिया, जिन्होंने तब रियलाइज किया कि फाइट खत्म हो चुकी है और हांजू विनर बन गया है। इसके बाद हांजू ने इसी सेम टैक्टिक का यूज किया। जब तक स्पेक्टेटर्स लगभग खत्म नहीं हो जाते तब तक वेट करता और फिर तेजी से अपने ओपोनेंट्स को हरा देता और इस तरह उसने सक्सेसफुली टॉप 10 में जगह बना ली। एक दिन कल्टिवेट करते वक्त हांजुए को कुछ गड़बड़ फील हुई। पेड़ के पत्ते हिल नहीं रहे थे, पर उसे हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक कहीं से डार्क एनर्जी की लकीरें प्रकट हुई और उसकी तरफ उड़ने लगी। बिना एक वर्ड कहे हांजुए ने 9 ड्रैगन्स डीमन सबड्यूइंग सील से जवाब दिया। डार्क एनर्जी को भागने की कोशिश करते देख हांजू ने जैसे कि 9 ड्रैगन्स डीमन सबड्यूइंग सील की कोई कीमत ही ना हो, उस डार्क शैडो का पीछा किया और लगातार अटैक करता रहा। अचानक उस शैडो से एक दर्दनाक चीख आई, वेट, रुको, ठहरो, मैं जेड प्योर सेक्ट का एक सुप्रीम एल्डर हूं। जेड प्योर सेक्ट में तुम जैसा कोई कैसे हो सकता है जो अपने एल्डर्स की इस तरह खुलेआम बेइज्जती करे? हांजुए एक पल के लिए हैरान रह गया, उस बूढ़े को लगातार गुस्सा होते देख। मैं तो बस यहां से गुजर रहा था और तुमने मेरे ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक से वेलकम किया। हांजू स्पीचलेस था। सीनियर, आधी रात को आपकी हरकतें काफी सस्पिशियस हैं। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? HMPH, मैं जिस डिवाइन एबिलिटी को कल्टिवेट करता हूं वो नेचुरली इसी तरह एक्ट करती है, इसे सोल प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या तुम्हें समझ आया? हालांकि वो बूढ़ा अंदर से बिल्कुल डरा हुआ था। तुमने आखिर वो कौन सा स्पेल यूज किया था? उसने मेरी सोल को लगभग मिटा ही दिया था। क्या आजकल के इनर सेक्ट डिसाइपल्स इतने जोरदार होते हैं? हांजू इस इंसिडेंट को अपनी मास्टर को रिपोर्ट करने ही वाला था कि उस बूढ़े ने जल्दी से उसे रोका। मत करो, मत बताओ उसे। मैं माफी मांगता हूं। एक्चुअली तुम्हारी मास्टर मेरी ही डिसाइपल है और करंट सेक्ट लीडर भी मेरा ही डिसाइपल है। फिर उसने एक शातिर मुस्कान दी। यंग मैन, तुम्हारा फिजिक एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। क्या तुम मेरा मेंटल इनहेरिट करना चाहोगे? एक अनपैरेलल टेक्निक है, हेवनली स्ट्रॉन्ग गोल्डन बॉडी। पूरे जेड प्योर सेक्ट में इस बारे में सिर्फ मैं और सेक्ट लीडर ही जानते हैं। उस बूढ़े की सीक्रेट मैनुअल देखकर हांजू ने बिना दूसरी बार सोचे मना कर दिया। मैंने अभी इस बूढ़े को लगभग मार ही दिया था। वो अचानक इतना दयालु कैसे हो सकता है? इसके बाद हांजू ने सिक्सुअन फेरी को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। सिक्सुअन फेरी स्पीचलेस हो गई। वो बूढ़ा मुसीबत खड़ी करने वाला फिर से शुरू हो गया। वैसे मास्टर, क्या हेवनली स्ट्रॉन्ग गोल्डन बॉडी सच में पावरफुल है? वो सीनियर मुझे ये सिखाना चाहते थे। सिक्सुअन फेरी का चेहरा लाल हो गया। ये बहुत पावरफुल है, आर्ग्यूबली जेड प्योर सेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, पर इसकी प्रैक्टिस करने से पहले इंसान को अपनी ह्यूमन रूट को काटना पड़ता है। ह्यूमन रूट क्या है? एक मर्द का एसेंस। ये सुनकर हांजू स्पीचलेस हो गया। क्या इसका मतलब सेक्ट लीडर और सुप्रीम एल्डर दोनों? सिक्सुअन फेरी ने हल्के से खांसा। ये बात बाहर नहीं फैलनी चाहिए। मीटिंग से निकलते हुए हांजुए काफी देर तक शॉक में था। ये तो सच में बहुत एक्सट्रीम मेजर्स हैं। जल्द ही टॉप 10 के लिए इनर सेक्ट एग्जामिनेशन का दिन आ गया। उमड़ती हुई भीड़ को देखकर हांजू ने अपने मन में सोचा, इस बार लो प्रोफाइल रहना मुश्किल होने वाला है। क्या मुझे बस एक क्विक विक्ट्री के लिए जाना चाहिए? उसी वक्त चंग युएर एक पूरी चीयरलीडिंग स्क्वाड के साथ हांजुए को सपोर्ट करने आई। अचानक हांजुए को अपने ऊपर एक नजर फील हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो झो फैन उसे लगातार घूर रहा था। उसकी आंखों में एक फाइटिंग स्पिरिट थी। तभी मोजू भी हांजुए को चीयर करने आई। ब्रदर हान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप पक्का फर्स्ट प्लेस लोगे। चंग युएर तुरंत मोजू को लेकर अलर्ट हो गई। तुम कौन हो? तुमसे मतलब? मैं सजेस्ट करती हूं कि तुम थोड़ा और बड़ी हो जाओ, वरना हान जूनियर ब्रदर कहीं जेल में न पहुंच जाए।
दोनों औरतों के बीच इंस्टेंटली एक भारी टेंशन खड़ी हो गई। फिर शिंग होंगशुआन भी पास आई। पतिदेव, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने आग में घी डाल दिया हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हस्बैंड बुलाने की? मैं तो खुशी से बुलाऊंगी। टिल्डे। तीनों औरतों के बीच का माहौल टेंशन से भारी हो गया। हान जुए ने सोचा, ये तो एक डिजास्टर है। आखिरकार एग्जामिनेशन ऑफिशियली शुरू हुआ। पहला मैच हान जुए और ज़ो फैन के बीच था। ज़ो फैन ने गुस्से में पूछा, हान जुए, तुमने तो कहा था कि तुम कभी औरतों के नजदीक नहीं जाते। हान जुए ने हेल्पलेसली जवाब दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? मैं खुद परेशान हूं। उसी मोमेंट पर ज़ो फैन ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, जिससे उसकी हथेली में एक काला छोटा बेल दिखा, जो काफी मिस्टीरियस और डरावना लग रहा था। ये वाकई ज़ो फैन का इनेट स्पिरिचुअल ट्रेजर था। ब्रदर हान, प्लीज अपना सब कुछ लगा दो, पीछे मत हटना। ब्रदर हान, पहले आप अटैक करो। ज़ो फैन को इतना कॉन्फिडेंट देखकर हान जू ने इस मैच को सीरियसली लिया। उसके चारों तरफ 3 स्वॉर्ड एनर्जीज प्रकट हुई। ज़ो फैन की आंखें पर्पल चमकी और स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसे घेर लिया, जिससे उसके स्पिरिचुअल ट्रेजर की स्किल डिस्प्ले हुई, एब्सोल्यूट डिफेंस। हान जू ने बिना कोई वर्ड कहे अपनी स्वॉर्ड एनर्जीज को बिजली की तरह ज़ो फैन की तरफ छोड़ दिया। सबको शॉक करते हुए ज़ो फैन की वो प्राइज्ड स्किल हान जू के एक ही झटके से टूट गई और वो बिना डोरे के पतंग की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। सब हैरान थे, क्या ये इतनी जल्दी खत्म हो गया? जल्द ही टॉप 5 डिसाइड हो गए। अगला स्टेप मैचअप्स के लिए लॉट्स निकालना था, जिसमें रेड लॉट वाले को डायरेक्टली टॉप 3 में बाय मिलने वाली थी। हान जू ने कैजुअली एक पर्ची निकाली और उसे बाय मिल गया। मुझे कहना पड़ेगा, मेरी ये सुप्रीम लक कोई मजाक नहीं है। इस वक्त हान जू को याद आया कि टॉप 3 में होने का मतलब है कि वो एक इनेट केव ड्वेलिंग चूज कर सकता है। अब जबकि मैं पहले से ही टॉप 3 में हूं, तो क्या इसका मतलब मैं? बेहद इंटेंस बैटल्स के बाद आखिरकार टॉप 3 डिसाइड हो गए। जैसे ही एक एल्डर फाइनल राउंड के रूल्स अनाउंस करने वाले थे, हान जू ने तुरंत कंसीड कर दिया। मैंने पिछले मैच में जल्दी जीतने के लिए अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर खर्च कर दी थी और अभी तक रिकवर नहीं कर पाया हूं। मैं खुशी से 3rd प्लेस लेने के लिए तैयार हूं। एल्डर ने हान जू को गहरी नजर से देखा और फिर अनाउंस किया कि हान जू ने 3rd प्लेस सिक्योर कर लिया है। इस मोमेंट पर हान जू को अपना सिस्टम रिवॉर्ड भी मिला, गोल्डन सिकारा मिस्टिकल गॉड रोब, एक 7th ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर जो ऑटोमेटिकली दुश्मन के अटैक से डिफेंड कर सकता था और अपने मैक्सिमम पर एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर के स्ट्राइक को भी झेल सकता था। अगर इसमें स्पिरिचुअल पावर डाली जाए तो इसकी डिफेंसिव पावर और भी बढ़ जाएगी। हान जू तुरंत इतना एक्साइटेड हुआ कि उसके मुंह से लार निकलने लगी। जब असेसमेंट खत्म हुआ तो दाओले एल्डर टॉप 3 को मेन पीक हॉल में ले गए। उस वक्त ट्रू पर्सन जिंगशू उनके सामने आई और बोली, इनाम के रूप में 3 इनेट केव मैंशंस को सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पाने वाला चूज करेगा। अपने राइट हैंड को फैलाते ही तुरंत 3 लाइट स्फीयर्स बाहर निकले और हर एक इनेट केव मैंशन जेड प्योर सेक्ट के 18 पीक्स के बाहर पहाड़ियों के किनारे पर लैंड हुआ। केव मैंशंस के ये लाइट स्फीयर्स आपको गाइड करेंगे और आगे ले जाएंगे। पहले 2 लोगों के सिलेक्शन करने के बाद एक व्हाइट लाइट स्फीयर बचा। इस मैंशन का एनर्जी एट्रीब्यूट थोड़ा मिक्स्ड है, पर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की कॉन्सेंट्रेशन एक स्पिरिट पूल के बराबर है। हान जू ने ये देखा और वो अपना जोश कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये मेरे 6 स्पिरिचुअल रूट्स के साथ कल्टिवेशन के लिए सबसे बेस्ट है। जल्द ही हान जू लाइट स्फीयर को फॉलो करते हुए अपने केव मैंशन पहुंच गया। वो बिना वेट किए गोल्डन सिकारा मिस्टिकल गॉड रोब निकालकर तुरंत पहनने के लिए उतावला हो गया। एक बार पहनने के बाद ये बिल्कुल राजा के नए कपड़ों की तरह कंप्लीटली इनविजिबल हो गया, पर हान जू को एक ऐसी सिक्योरिटी फील हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। इस तरह आधा महीना गुजर गया। एक दिन ज़ो फैन और मोफुचू हान जू के केव मैंशन के बाहर आए। ज़ो फैन हैरानी से सोचने लगा, क्या ये सच में हान जू का मैंशन है? मोफुचू ने केव के बाहर लिखे कुछ बड़े कैरेक्टर्स की तरफ इशारा किया। एक पल का सब्र एक विशाल आसमान और समुद्र की तरफ ले जाता है। ये बिना किसी शक के एक ही नजर में हान जू का मैंशन लग रहा था। जब अंदर मौजूद हान जू ने मोफुचू की आवाज सुनी तो वो तुरंत एंट्रेंस पर आया। मेरे दोनों भाइयों को यहाँ क्या चीज ले आई? मोफुचू ने बताया, हाल ही में सेक्ट ने एज़्योर नेदर डीमन सेक्ट को लेकर बहुत सारे मिशन इशू किए हैं। क्या तुम एज़्योर नेदर डीमन सेक्ट की एक ब्रांच को खत्म करने के लिए हमारे साथ शामिल होने में इंटरेस्टेड हो? मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया है। उस ब्रांच के पास बहुत सारे स्पिरिचुअल पिल्स और कमाल की मेडिसिन हैं जो पक्का तुम्हारी कल्टिवेशन में मदद करेंगी। लेकिन हान जू ने बिना दूसरा ख्याल सोचे डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया। आपकी काइंडनेस का शुक्रिया, पर मैं इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहता। मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए सिक्लूजन में जाना है। मैं आप दोनों के आगे के फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएं देता हूं। यह सुनकर मोफुचू ने तुरंत कहा, अगर तुम हमारे साथ मिशन करते हो तो जो ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग पिल हमें मिलेगी वो सबसे पहले तुम्हें दी जाएगी। हान जू ने अचानक अपने कदम रोक लिए। मोफुचू ने सोचा कि इस बात में उसे मना लिया है। बेशक हान जू को इन्वाइट करने के लिए हमें कल्टिवेशन की बात करनी होगी। कल्टिवेशन के लिए न सिर्फ अपॉर्चुनिटीज चाहिए बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन भी चाहिए। बिना स्टेपिंग स्टोन के कोई दूर नहीं जा सकता। वो राजी नहीं है, उसका देखने का तरीका ही सब बता रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में सिस्टम द्वारा दिए गए चॉइसेस को देख रहा था। आपको अपने फेलो डिसाइपल से एक इन्विटेशन मिला है। फेम और गेन का सामना करते हुए आपके पास ये चॉइसेस हैं। 1, उनके साथ अग्री हो जाओ, साथ जाकर मुकाम हासिल करो और एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन पाओ। 2, उन्हें रिफ्यूज कर दो, लो की तरीके से कल्टिवेट करो और एक मैजिकल टूल पाओ। इन ऑप्शंस को देखकर हान जू स्पीचलेस हो गया। क्या यहाँ कोई चॉइस करने जैसा कुछ है भी? उसने तुरंत उनके इन्विटेशन को रिफ्यूज कर दिया। 2 साल बाद हान जू ने आखिरकार अपनी 6 सीरीज स्पिरिचुअल पावर को परफेक्ट कर लिया और गोल्डन कोर में ब्रेक थ्रू करना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि हर 10 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स में से सिर्फ 2 या 3 ही ब्रेक थ्रू करने में कामयाब होते हैं। इसलिए नहीं कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन बहुत डरावनी होती है, बल्कि इनर डीमंस की वजह से। यह अफवाह है कि इनर डीमंस इतने टेरिफाइंग होते हैं कि देवते भी उनसे डरते हैं। पर जब इनर डीमन का सामना हान जुए से हुआ तो उसे अपने पैदा होने पर अफसोस होने लगा। वो हान जुए को लगातार टेम्प्ट कर रहा था, तुम पहले से ही काफी स्ट्रांग हो, अब और छुपने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाओ।
चाहे तुम पूरी तरह दयालु बनना चाहते हो और सेंथुड तक पहुंचना चाहते हो, या सभी को उलट पलट करके आने वाले साल के लिए अकेले डिसीजंस लेना चाहते हो, ये सब तुम्हारे एक सिंगल थॉट पर डिपेंड करता है। किसको पता था कि ये सुनने के बाद हान जुए ने एक्चुअली में पूछा, क्या बस इतना ही है? फिर अपने हाथ के एक इशारे से उसने इनर डीमन को खत्म कर दिया। इसके बाद उसे बस हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करने पर ध्यान लगाना था। 7 दिन बाद हान जू ने सक्सेसफुली गोल्डन कोर रिल्म में एंटर कर लिया। सिस्टम ने हान जू को एक सुप्रीम मैजिकल सोर्ड रिवॉर्ड में दी, किलन सोर्ड। ये सोर्ड एक किलन के नसों और हड्डियों से बनी थी, जिसमें किलन की सोल थी और इसका इफेक्ट बुरी शक्तियों को दूर भगाना था। उसने एक डिवाइन एबिलिटी 6 पाथ सोल अब्जॉर्प्शन भी हासिल की। हालांकि जिस बात ने हान जू को सबसे ज्यादा खुश किया वो ये था कि उसका लाइफ स्पैन फिर से बढ़ गया था। उसने तुरंत अपने लिए एक छोटा सा गोल सेट किया, 100 साल के अंदर नेसेंट सोल तक ब्रेक थ्रू करना। उसने फिर रिलैक्स करने और अपने दोस्तों के सर्कल को चेक करने का डिसाइड किया, पर जो उसने देखा उसे देखकर वो दंग रह गया। उसे पता चला कि सेक्ट लीडर ली किंगजी पर डीमन कल्टिवेटर्स ने कई बार अटैक किया है। सेक्ट लीडर पर डीमन कल्ट ने इतनी बार अटैक किया है, जेड प्योर सेक्ट में रहना शायद अब सेफ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि एजर नेदर डीमन सेक्ट ने जेड प्योर सेक्ट पर अटैक कर दिया हो? मैं सोच रहा हूं मेरी मास्टर कैसी हैं, बेहतर होगा जाकर उन्हें रीअश्योर करूं। इसलिए वो तुरंत जेड सिक्लूजन पीक के ग्रेट हॉल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में पूरे जेड प्योर सेक्ट में तबाही का माहौल था। हर तरफ डिस्ट्रेस के स्मोक सिग्नल्स थे और काउंटलेस लोग इंजर्ड थे। हान जू ने जल्दी से ग्रेट हॉल जाकर सिक्सुअन फेरी को रिस्पेक्ट पे किया। सिक्सुअन फेरी ने अपनी आंखें छोटी की। तुम्हें अभी भी वापस आना याद है? मैंने सोचा तुम पहले ही सेक्ट से गद्दारी कर चुके हो। हान जू ऑकवर्ड फील कर रहा था। जैसे ही वो एक्सप्लेन करने वाला था, सिक्सुअन फेरी ने आगे कहा, जेड प्योर सेक्ट एक अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर का सामना करने वाला है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूं, तुम डायरेक्टली जेड प्योर सेक्ट छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर हान जू शॉक हो गया। सेम टाइम पर उसे सिस्टम से एक चॉइस मिला। जेड प्योर सेक्ट के सेक्ट लीडर खतरे में है, जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है। आपके पास ये चॉइसेस हैं। 1. जेड प्योर सेक्ट छोड़ दो और कल्टिवेशन की दुनिया में भटको और एक एनर्जी गैदरिंग पिल पाओ। 2. जेड प्योर सेक्ट में तब तक रहो जब तक ये तबाह ना हो जाए, या एजर नेदर डीमन सेक्ट जेड प्योर सेक्ट को टारगेट करना बंद ना कर दे और एक मैजिकल टूल और एक स्पेल मैनुअल पाओ। वो सबकॉन्शियसली पहला ऑप्शन चूज करना चाहता था। फिर उसने धीरे से पूछा, और आपका क्या मास्टर? सिक्सुअन फेरी बिल्कुल काम रही। मैं जेड प्योर सेक्ट के साथ जीऊंगी या मरूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपका डिसाइपल होते हुए अपनी मास्टर के साथ ही जीऊंगा और मरूंगा। इस मोमेंट पर सिक्सुअन फेरी की हान जू के लिए फेवरेबिलिटी बढ़कर 3 स्टार्स हो गई। हान जू के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, अगर ये एक और स्टार बढ़ गई तो क्या ये एक कल्टिवेशन पार्टनर में डेवलप नहीं हो सकती? सिक्सुअन फेरी दंग रह गई। क्या तुम मौत से नहीं डरते? हर कोई मरता है, या तो एक पर की तरह हल्का या माउंट आई की तरह भारी। मैं इमॉर्टैलिटी परस्यू करता हूं, पर मैं अपनी मास्टर को छोड़ना नहीं चाहता। इस बीच उसने अपने मन में सोचा, जब तक मेरा सामना किसी ऐसे दुश्मन से ना हो जिसे हराना नामुमकिन हो, मैं डेफिनेटली अपनी जान को ही प्रायोरिटी दूंगा। पर मैंने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सिखाया है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हालांकि आपने मुझे डायरेक्टली नहीं सिखाया, पर आपकी काइंडनेस बहुत गहरी है। मास्टर ने मेरे लिए कई बार अपॉर्चुनिटीज के लिए लड़ाई की है और कुछ पोटेंशियल ट्रबल्स को सॉल्व करने में मेरी मदद की है। मैं ये सब अपने दिल में रखता हूँ। ये शब्द सच में हान जू के दिल से निकले थे। इस जिंदगी में सिक्सुअन फेरी वो इंसान है जो मेरे प्रति सबसे ज्यादा काइंड रही है। हान जू के ये हार्टफेल्ट वर्ड्स देखकर सिक्सुअन फेरी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें हाल ही में अपनी कल्टिवेशन में कोई डिफिकल्टीज आई हैं? तुम मेरे साथ कल्टिवेट कर सकते हो जैसे चांग यूएर करती है। हान जू ने कमजोरी से जवाब दिया, नहीं, मास्टर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सिक्सुअन फेरी स्पीचलेस हो गई। बदमाश लड़के, तुम एक्चुअली में मेरी गाइडेंस नहीं चाहते। हान जू के जाने के बाद सिक्सुअन फेरी ने चांग यूएर को एक स्टोरेज बैग दिया। अपने जूनियर ब्रदर की मदद करो जैसे मैंने इंस्ट्रक्ट किया है, सब कुछ इस स्टोरेज पाउच में है। जब हान जू अपने केव मैंशन वापस लौटा तो उसने चांग यूएर को वहां पाया। पता चला कि सिक्सुअन फेरी ने उसे हान जू के केव मैंशन को अरेंज करने में मदद करने के लिए कहा था। केव के माउथ को कंसील के लिए एंट्रेंस पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया गया था। अगर कोई फोर्सफुली एंटर करने की कोशिश करता है तो वो एक इल्यूजन में फंस जाएगा और खुद को बाहर नहीं निकाल पाएगा। साथ ही आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए केव के अंदर स्पिरिचुअल हर्ब्स प्लांट किए गए थे। हान जू इतना एक्साइटेड था कि उसने जल्दी से अपनी सीनियर सिस्टर और मास्टर का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है अगर मैं कुछ समय बाद तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाऊं? हान जू ने तुरंत नर्वसनेस में अपना थूक निकला और सावधानी से कहा, सीनियर सिस्टर, क्या आप मेरे केव मैंशन की स्पिरिचुअल एनर्जी का मुफ्त में फायदा उठाने का प्लान बना रही हैं? चांग यूएर इंस्टेंटली गुस्से से इतनी कांपने लगी, कल्टिवेशन, तुम्हें बस कल्टिवेशन के अलावा कुछ नहीं पता, भाग जाओ यहाँ से। इस तरह हान जू अपने केव मैंशन में अगले 5 साल तक बंद रहा और अब वो गोल्डन कोर रेल्म के 3rd लेवल पर था। एक दिन वो अपने दोस्तों के सर्कल को स्क्रॉल कर रहा था और उसने नोटिस किया कि मोफुचू और ज़ो फैन भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। आपके दोस्त मोफुचू और ज़ो फैन पर डीमन कल्टिवेटर्स ने अटैक किया। उसने एक बार फिर खुशकिस्मती फील की कि उसने उस वक्त उन्हें ज्वाइन नहीं किया था। तभी सिस्टम ने अचानक अलर्ट किया, एक इनेट डेस्टिनी इंडिविजुअल डिटेक्ट हुआ है। हान जू ने तुरंत हिस्ट्री चेक की। चेन सैंचेन नाम का ये इंसान एक पैदाइशी डीमन एम्ब्रियो था जो अब एजर नेदर डीमन सेक्ट का एक मेन कोर डिसाइपल था। इस मोमेंट पर हान जू के केव मैंशन के बाहर एक काले कपड़ों में मलबूस आदमी ने हान जू के लिखे इंस्क्रिप्शन को देखा। एक पल का सब्र एक विशाल आसमान और समुद्र की तरफ ले जाता है। TCH बकवास, जेड प्योर सेक्ट के लोग सच में डरपोक हैं। वो सोचने लगा, इस सुनसान इलाके में इतने बड़े कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं? क्या ये कोई केव मैंशन हो सकता है? पर उसे कोई दरवाजा नहीं मिला। उसी मोमेंट पर केव मैंशन के एंट्रेंस पर मौजूद हान जुए ने चेन सैंचन को उसे डरपोक कहते हुए सुना। गुस्से में उसकी बॉडी पर नसें फटने लगी। ये कंफर्म करने के बाद कि आने वाला इंसान अकेला है, उसने सख्त लहजे में कहा, अच्छा है, अब तेरा काम तमाम।
जैसे ही चेन सैंचन को अचानक एक मर्डरस ऑरा फील हुआ, इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, 3 स्वॉर्ड एनर्जीज ने बिजली की तरह चेन सैंचन की बॉडी को चीर दिया, जिससे वो एक सैंडबैग की तरह कई डजन मीटर्स दूर जा गिरा और उसके सर के ऊपर 3 और स्वॉर्ड शैडोज हवर कर रही थीं। खौफजदा होकर चेन सैंचन चिल्लाया, एल्डर प्लीज रुकिए, तुम जेड प्योर सेक्ट में क्या कर रहे हो? ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है एल्डर, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। चेन सैंचन अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा था। मैंने इन्वेस्टिगेट किया था और मुझे जेड प्योर सेक्ट में ऐसा कोई पावरफुल स्वॉर्ड कल्टिवेटर एल्डर नहीं मिला था। क्या ये इंसान जेड प्योर सेक्ट का सुप्रीम एल्डर हो सकता है? हान जुए, जो ना जाने कब चेन सैंटियन के पीछे प्रकट हो गया था, बोला, चेन सैंटियन इनेट डीमन एम्ब्रियो, एजर नेदर डीमन सेक्ट का एक मेजर डिसाइपल। अगर मैं तुम्हें जेड प्योर सेक्ट के हवाले कर दूं तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा क्या अंजाम होगा? चेन सैंचन का दिल कश्मकश में था। इसे मेरा बैकग्राउंड कैसे पता चला? चेन सैंचन ने जल्दी से मुड़कर हानजू से रहम की भीख मांगी, पर जो उसने देखा कि हानजू इतना यंग है और सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 9th लेवल पर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उस एल्डर का डिसाइपल हो? हानजू हेजिटेट कर रहा था कि उसे मार डाले या कैप्चर करे। अगर सेक्ट लीडर को कैप्चर कर लिया गया है तो क्या मैं इसे एक्सचेंज के लिए एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर सकता हूं? उससे बेखबर चेन सैंचन अचानक हानजू के पीछे लपका, हानजू की गर्दन पर एक चाकू रख दिया और केव मैंशन की तरफ पलट कर चिल्लाया, एल्डर मुझे जाने दो, वरना मैं आपके डिसाइपल को मार दूंगा। हानजू इंस्टेंटली स्पीचलेस हो गया। बस बीच में टोकने के लिए माफी, पर मेरा कोई डिसाइपल नहीं है। चेन सैंचन ने तुरंत अपने हाथ से सोट गिरा दी और अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसे भारी पसीना आ रहा था। एल्डर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इस बीच वो अपने मन में गालियां दे रहा था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के 9th लेयर पर एल्डर, इस बात पर कौन विश्वास करेगा? ये पक्का आंखों को धोखा देने की कोई ट्रिक है। मुझे डायरेक्टली सप्रेस करने और यहां तक कि मेरा बैकग्राउंड जानने के लिए ये एल्डर पक्का कोई हाईली स्किल्ड पर्सन है। भागना नामुमकिन है। हानजू स्पीचलेस था। डीमन कल्ट का एक मेजर डिसाइपल, बस इतना ही। क्या ये बहुत कमजोर है या फिर 3 प्योर शैडो सोर्ड कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है? फिर हानजू केव की तरफ बढ़ा। तुम मेरे साथ अंदर आओ। हानजू ओरिजिनली उसे अपनी मास्टर के हवाले करना चाहता था, ये जानते हुए कि वो पक्का तरह से भागने की पूरी कोशिश करेगा, पर मैं तो सिर्फ मारना जानता हूं, मेरे पास उसे सप्रेस करने की पावर नहीं है। ये सोचते हुए हानजू ने अचानक चेन सैंटियन से कहा कि वो अपनी पूरी ताकत से उस पर स्वॉर्ड से अटैक करे। चेन सैंटियन तुरंत कांपने लगा। ये एल्डर मुझे मारने की कोई वजह तो नहीं ढूंढ रहे ना? खौफ के मारे उसका चेहरा बिगड़ गया। एल्डर, मुझे पता है कि मैं गलत था, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। चलो एक बार ट्राई करो, ये तुम्हें मेरे ऊपर हमेशा एम्बुश करने के बारे में सोचने से रोकेगा। चेन सैंटियन डर के मारे रोने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि ये उसके लिए सेट किया गया एक और ट्रैप है। हानजू स्पीचलेस था। क्या मैं इतना डरावना हूं? डीमन कल्ट का ये मेजर डिसाइपल सच में बहुत डरपोक है। उसने फिर इंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, आज से तुम यहीं रहोगे। तुम मेरे लिए स्पिरिचुअल हर्ब्स प्लांट करोगे और सफाई करोगे। ऑफ कोर्स तुम कल्टिवेट भी कर सकते हो। 1 साल बीत गया और चेन सैंचन ने देखा कि हानजू हमेशा कल्टिवेट करता रहता था और कभी बाहर नहीं जाता था। उसने सोचा, एल्डर कल्टिवेशन के लिए कुछ ज्यादा ही डिवोटेड है, कभी बाहर नहीं जाते। यहां रहते हुए 1 साल हो गया है। ऐसे ही चलता रहा तो इन्फॉर्मेशन आगे भेजना डिले हो जाएगा। मैं एक मेन कोर डिसाइपल हूं। इतने समय तक वापस न जाने पर सेक्ट के एल्डर्स और मेरे मास्टर जरूर परेशान हो रहे होंगे। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उन्हें बिट्रे कर देना चाहिए? तुरंत उसने अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी जमा की और हानजू पर एक स्नीक अटैक लॉन्च किया। हानजू को कुछ गड़बड़ फील हुई और उसने बस देखने के लिए अपना सर घुमाया। अचानक पूरा माहौल बदल गया। चेन सैंचन ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, डिस्टर्बेंस के लिए माफी, एक मच्छर था। मैं अभी केव साफ करने जाता हूं। एल्डर को थोड़ा और सनलाइट लेना चाहिए। टिल्डे सिस्टम ने अलर्ट किया कि चेन सैंचन की हानजू के लिए हेट्रेड बढ़कर 4 स्टार्स हो गई है। हानजू स्पीचलेस था। मैंने पिछले 1 साल में उसे कभी टॉर्चर नहीं किया और अब नफरत इस हद तक बढ़ गई है जहां से वापसी नामुमकिन है। ये सच में बहुत ट्रबलसम है। इस बीच चेन सैंचन सोच रहा था, एक बार मैं बच निकला तो मैं इस साल के सारे कर्ज का बदला जरूर लूंगा। अचानक उसने शॉक में अपनी आंखें बड़ी की। चेन सैंचन के चेस्ट में एक इंसान के सर के बराबर बड़ा होल प्रकट हुआ, जो हानजू के अटैक का कमाल था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और तुमने उसे गंवा दिया। ओबीडियंट रहने की कम से कम एक बार्गेनिंग चिप के रूप में कोई वैल्यू थी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हानजू को भी सर दर्द फील होने लगा। नॉवेल्स के उस घिसे पिटे क्लीशे के बारे में सोचते हुए, मिनियन को मारो तो बॉस आता है, बॉस को मारो तो उससे भी बड़ा बॉस आता है। बेशक चेन सैंचन की बॉडी से एक डार्क एनर्जी धीरे से बाहर निकली और उस डार्क एनर्जी से एक फिगर प्रकट हुई। बहुत अच्छे, तुमने मेरे प्यारे डिसाइपल को मार दिया। तुम सब मरोगे। क्या तुम अपना नाम बताने की हिम्मत रखते हो? मैं लोकी हूं और तुम एजर नेदर डीमन सेक्ट जॉन्ग कुनमो। लोकी, मैं तुम्हें याद रखूंगा, अपनी मौत का इंतजार करो। ये कहने के बाद वो हवा में गायब हो गया। इस मोमेंट पर सिस्टम ने अलर्ट किया, जॉन्ग कुनमो ने आपके प्रति नफरत डेवलप कर ली है। करंट हेट्रेड लेवल 5 स्टार्स। हानजू अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा था। 5 स्टार्स, डैम, ये तो बहुत ज्यादा है। फिर हानजू ने रिलेशनशिप लिस्ट ओपन की। नासेंट सोल रेल्म लेवल 8। अभी तक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पर नहीं है, मैं अभी भी उसे हैंडल कर सकता हूं। फिर भी बेहतर होगा सेक्ट से कांटेक्ट करके किसी को साफ सफाई करने के लिए यहां बुलाया जाए। चेन सैंटियन को मारने के 8 साल बाद एक दिन शिंग होंगशुन हानजुए की केव ड्वेलिंग पर आई और बोली, क्या मेरे पतिदेव यहां हैं? जब हानजू ने शिंग होंगशुआन को देखा तो वो इतना डर गया कि उसकी पूरी बॉडी टाइट हो गई। सीनियर सिस्टर का तो समझ आता है, पर ये यहां कैसे आ गई? क्या ये फॉर्मेशन सिर्फ दिखावे के लिए है? मिस सिंह, आपका यहां कैसे आना हुआ? जल्द ही शिंग होंगशुआन ने अपना पर्पस साफ किया और डजन्स ऑफ जेड प्योरिटी पिल्स निकालकर जेनरोसिटी से बोली, ये वो जेड प्योरिटी पिल्स हैं जो मैंने सालों से बचा कर रखी हैं, तुम इन्हें आराम से यूज करो। हानजू के फेस के एक्सप्रेशंस थोड़े नर्म हुए। आप इन्हें वापस ले लीजिए, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। शिंग होंगशुआन की स्माइल वहीं फ्रीज हो गई
और उसके एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली बदल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने पहले ही? हांजू ने सीरियसली कहा। मिस सिंह, मेरे इस ब्रेक थ्रू के बारे में बाहर बात मत फैलाना। अगर आप मेरी कल्टीवेशन पार्टनर बनना चाहती हैं तो आपको डिलिजेंटली कल्टीवेट करना होगा, वरना सदियों बाद जब मैं एक इमॉर्टल बन जाऊंगा और आप हड्डियों का ढेर बन जाएंगी तो आपका ये डीप अफेक्शन मेरे लिए एक पनिशमेंट बन जाएगा। ये सुनकर शिंग होंगशुआन खुद को काम करने से नहीं रोक सकी। तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए एक बोझ नहीं बन सकती। मेरे पति देव, आप अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करें, मैं जाकर आपके लिए गोल्डन कोर रेल्म के लायक एलिक्सर्स लेकर आती हूँ। हांजू ये सुनकर डम्बफाउंडेड रह गया। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। उसी वक्त एजर नेदर डीमन सेक्ट के हेडक्वार्टर्स के एक डार्क हॉल में सेक्ट लीडर दुआन टोंगतियन अपने 7 एल्डर्स के साथ जेड प्योर सेक्ट पर अटैक करने के बारे में डिस्कस कर रहा है। वो पिछले कई डेकेड से ली किंगजी के साथ मुकाबला कर रहे थे। ली किंगजी जानबूझकर जेड प्योर सेक्ट वापस नहीं लौटा था ताकि उनका ज्यादातर ध्यान अपनी तरफ खींच सके। किसी ने सजेस्ट किया कि उन्हें जेड प्योर सेक्ट पर डायरेक्टली और इमीडिएटली अटैक कर देना चाहिए, और दुआन टोंगतियन को छोड़कर सब इस बात पर अग्री हो गए, जो काफी देर तक कुछ नहीं बोला। जब सब शांत हो गए तो उसने धीरे से कहा, मैं जल्द ही स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में जाने वाला हूं। अगर मैं सक्सेसफुल रहा तो जेड प्योर सेक्ट पर अटैक करना ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाएगा। ये सुनकर सभी एल्डर्स शॉक में उसे देखने लगे। सेक्ट लीडर, क्या आपको पूरा कॉन्फिडेंस है? इसके लिए मैंने डेकेड्स तक तैयारी की है, मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं। बस 30 साल और वेट करो। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगे और 10 साल बीत गए और हांजुए ने अपने थंडर और विंड के स्पिरिचुअल रूट्स को गोल्डन कोर के 9th लेवल तक कल्टीवेट कर लिया था। उसे ऐसा लग रहा है जैसे नासेंट सोल स्टेज उसे आवाज दे रही हो। वो इस खुशी के टाइम में पूरी तरह इमर्स था। अचानक चांग यूर न जाने कहां से हांजुए के बगल में प्रकट हो गई, जिसने उसे बिना किसी ट्रेस के आने जाने की एबिलिटी से डरा दिया। सीनियर सिस्टर, कृपया मेरी इस गुफा को थोड़ी तो इज्जत दीजिए। चांग यूर ने एक्सप्लेन किया, ये फॉर्मेशन मैंने ही सेटअप किया था, तो नेचुरली मुझे पता है अंदर कैसे आना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ हेवनली मटेरियल्स और अर्थली ट्रेजर्स लेकर आई हूं। इन्हें पॉन्ड के पास प्लांट करने से तुम्हारी केव ड्वेलिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा रिच हो जाएगी, और ये जेड प्योर सेक्ट की सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी वाली केव ड्वेलिंग बन सकती है। हांजुए ने तुरंत अपनी सीनियर सिस्टर का शुक्रिया अदा किया। चांग यूए ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा शुक्रिया मत करो, ये हमारे मास्टर के रिवॉर्ड्स थे, मैं तो बस थोड़ा फिजिकल काम कर रही हूँ। हांजू ने कहा, मास्टर आप सच में सबसे बेस्ट हो। इस वक्त चेंग यूए हांजुए से उन बातों पर चैट करने लगी जो इन सालों में जेड सिक्लूजन पीक पर हुई थीं। पिछले कुछ सालों में कई नए डिसाइपल्स ने जेड सिक्लूजन पीक ज्वाइन किया है। तुम्हारे बाद रैंक होने वाले डिसाइपल ब्रदर टाई 2 साल पहले गुजर गए। उनकी मौत एक नेचुरल डेथ थी। ये जानकर कि ओल्ड टाई 2 साल पहले गुजर चुका है, हांजू एक पल के लिए दंग रह गया। ओल्ड टाई चला गया। इस डिसाइपल टाई का एप्टीट्यूड बहुत पुअर था और उसका लाइफ स्पैन खत्म होने पर वो मर गया। उसके सर्वेंट के मुताबिक वो मरने से पहले तुमसे मिलना चाहता था, पर किस लिए ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। ये न्यूज सुनकर हांजुए के एक्सप्रेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो गए। पास्ट में वो ओल्ड टाई को काफी नापसंद करता था, पर अब पीछे देखने पर ओल्ड टाई ने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और यहां तक कि उसकी देखभाल भी की थी। अब वो नफरत गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक हल्की सी उदासी ने ले ली थी। सीनियर सिस्टर, आपको अपनी कल्टीवेशन को अच्छे से कंट्रोल करना होगा। अगर एक दिन आप यहां नहीं रही तो मैं सच में नहीं जान पाऊंगा कि क्या करूं। ये सुनकर चांग यूर चमकती हुई मुस्कान के साथ बोली, सिली जूनियर ब्रदर, मैंने सोचा तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। थोड़ी देर चैट करने के बाद चांग यूर ने कहा, स्पिरिचुअल हर्ब्स सेटअप हो गई हैं, अब तुम्हारी सीनियर सिस्टर को अपनी कल्टीवेशन पर वापस जाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि कल्टीवेशन के रास्ते पर अपने जूनियर ब्रदर का लंबे सफर तक साथ दे सकूं। हालांकि चांग यूर मजाक कर रही थी, पर यह शब्द हांजुए को दिल से निकली सच्चाई जैसे लगे। वो काफी देर तक खामोश रहा, फिर उसने केव की दीवार पर 2 कैरेक्टर्स लिखे, ओल्ड टाई, आई होप यू बॉर्न इनटू अ गुड फैमिली इन योर नेक्स्ट लाइफ। एक और डेकेड गुजर गया और हांजू अपनी अर्थ और वाटर स्पिरिचुअल रूट्स को छोड़कर बाकी सब में गोल्डन कोर के 9th लेवल पर पहुंच गया था। उसके 100th बर्थडे पर सिस्टम ने उसके लिए एक नया फीचर अनलॉक किया। 100 साल के होने पर बधाई हो। सिमुलेशन ट्रायल फंक्शन ओपन कर दिया गया है। आप सिमुलेटेड कॉम्बैट के लिए अपने ओपोनेंट का कल्टीवेशन लेवल और स्ट्रेंथ टियर सेट कर सकते हैं। 100 माइल्स के अंदर के सभी बींग्स को स्किन करके उनकी स्ट्रेंथ को बैटल के लिए कॉपी करना भी पॉसिबल है। इस बैटल के रिजल्ट्स रियलिटी में आपकी फिजिकल बॉडी या मेंटल स्टेट पर कोई असर नहीं डालेंगे। हांजू बेहद खुश हुआ। ये तो सच में डिवाइन है। मैं हमेशा से अपनी खुद की स्ट्रेंथ को लेकर अनक्लियर था, अब मैं आखिरकार इसे टेस्ट कर सकता हूं। उसने तुरंत एक सिमुलेशन ट्रायल चलाया। अगले ही सेकंड वो एक स्पेस में था और जल्द ही सिस्टम की आवाज आई, आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में से किसी को अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ का मॉडल चूज कर सकते हैं। उसने तुरंत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को चूज किया जिसे वो जानता था, सेक्ट लीडर ली किंगजी। अगले ही सेकंड एक इंसान जो बिल्कुल सेक्ट लीडर जैसा दिखता था हांजुए के सामने प्रकट हुआ। इससे पहले कि हांजुए रिएक्ट कर पाता, ली किंगजी ने अटैक लॉन्च कर दिया। खुशकिस्मती से हांजुए ने डॉज करने के लिए वक्त पर 7-fold इल्यूजन स्टेप यूज किया। फिर उसने ली किंगजी के खिलाफ अपनी 3 प्योर शैडो स्वॉर्ड टेक्निक का पूरी जान लगाकर इस्तेमाल किया। हालांकि जब धुआं साफ हुआ तो ली किंगजी बिल्कुल अनहार्म्ड था और एक गोल्डन कलर से कवर था। वो उनकी यूनिक स्किल हेवनली स्ट्रॉन्ग गोल्डन बॉडी यूज कर रहा था। हांजुए हैरान था कि ये स्किल कितनी पावरफुल है। जैसे ही ली किंगजी ने दोबारा अटैक किया, हांजुए ने उस पर एक 9 ड्रैगन्स डीमन सबड्यूइंग सील फेंकी, जिसे ली किंगजी ने एक पंच से तोड़ दिया। हांजुए 6 टाइप्स की स्पिरिचुअल पावर के बीच स्विच करता रहा और ली किंगजी पर एक के बाद एक 9 ड्रैगन्स डीमन सबड्यूइंग सील मारता रहा। जल्द ही ली किंगजी उन सील्स की वजह से दूर जा गिरा। हांजू काफी सरप्राइज था। 9 ड्रैगन्स डीमन सबड्यूइंग सील सच में मामूली नहीं है। इसने सेक्ट लीडर को इस हद तक पुश कर दिया। फिलहाल मैं नासेंट सोल रेल्म के 8th लेवल के खिलाफ मुश्किल से मैनेज कर पा रहा हूं। मैं सिर्फ पीछे धकेल सकता हूं, हरा नहीं सकता। तभी सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट पॉपअप किया, क्या आप ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करना चाहते हैं? हांजू ने एडजस्टेबल रेंज को देखा। ये सिमुलेशन ट्रायल तो और भी मजेदार होता जा रहा है।
इस वक्त जेड प्योर सेक्ट के मेन पीक के मेन हॉल के अंदर सेक्ट लीडर और सभी एल्डर्स इकट्ठे हुए थे। हर एक पर्सन के फेस पर एक ग्रेव एक्सप्रेशन था। ली खिंगजी ने गहरी आवाज में कहा, दुआन टोंगटियन ने पिछले महीने सक्सेसफुली ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग पूरी कर ली है और वो अपनी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेशन लेवल को कंसोलिडेट कर रहा है। इस बीच मैंने राइचस पाथ के अलग अलग फैक्शन से मदद मांगी है, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर हमारे एंसेस्टर यहां होते तो कितना अच्छा होता। वो स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियम के मिड स्टेज पर हैं, पर वो कई सालों से बाहर हैं और उनका कोई पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अब दुआन टोंगटियन से निपटना मेरे और सुप्रीम एल्डर के ऊपर है। ये सुनकर एल्डर्स ने उसे रोकने की कोशिश की। ब्रदर, ऐसा मत करो, ली खिंगजी ने दृढ़ता से कहा, और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे करंट कल्टिवेशन लेवल्स के साथ तुम में से कोई भी कोई फर्क नहीं पैदा कर पाएगा। दुआन टोंगटियन तो दूर की बात है, तुम लोग मेरी हेवनली स्ट्रॉन्ग गोल्डन बॉडी तक को नहीं तोड़ सकते, और तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो। मैं और सुप्रीम एल्डर ही दुआन टोंगटियन का सामना करेंगे। मेरी हेवनली स्ट्रॉन्ग गोल्डन बॉडी जेड प्योर सेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। उम्मीद है ये उसके खिलाफ लड़ाई में खड़ी रह सकेगी। इस बीच हांजू के लगातार अटेम्प्ट्स के बाद वो अब नासन सोल के 5th लेवल पर ली खिंगजी की हेवनली स्ट्रॉन्ग गोल्डन बॉडी को तोड़ने के काबिल हो चुका था। हालांकि एक आउटसाइडर के लिए हांजू सिर्फ पेंग लेता हुआ दिख रहा था, और 10 साल गुजर गए और हांजू ने आखिरकार अपनी सारी स्पिरिचुअल रूट्स को गोल्डन कोर के 9th लेवल तक कल्टिवेट कर लिया, जिससे उसने ग्रेट परफेक्शन हासिल कर ली। आज उसने ऑफिशियली नासन सोल स्टेज में अपना ब्रेक थ्रू शुरू किया। जैसे ही हांजू ने अपना ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग शुरू किया, चांगयूर पैनिक में उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। पता चला कि डेमोनिक सेक्ट का इन्वेजन बिल्कुल नजदीक था। वो हांजू को इन्फॉर्म करना चाहती थी और उसे टेम्पररी शेल्टर के लिए इनर सेक्ट ले जाना चाहती थी, पर दूर से उन्होंने देखा कि हांजू ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग कर रहा है। उन्होंने मिस्टेकनली सोचा कि वो गोल्डन कोर स्टेज में ब्रेक थ्रू कर रहा है। फिर उन्होंने सोचा, अगर एज़्योर नेदर डीमन सेक्ट इस डायरेक्शन से अटैक करती है तो क्या इससे उसकी ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग इंटरप्ट नहीं हो जाएगी। इस तरह फोर्सिबली इंटरप्ट करना ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग का एक मेजर टैबू है। मेरे जूनियर ब्रदर को बैकलैश लग सकता है और नुकसान पहुंच सकता है। नहीं, उसकी सीनियर सिस्टर होने के नाते मुझे अपनी पूरी ताकत से उसे प्रोटेक्ट करना होगा। अपनी स्ट्रेंथ से मेरे जूनियर ब्रदर को प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, इसलिए जैसे ही जूनियर ब्रदर होश में आएगा मैं उसे तुरंत छुपने के लिए वापस इनर सेक्ट ले जाऊंगी। किसने कहा था कि मैं तुम पर फिदा हो जाऊं? मैं फिलहाल तुम्हारी रक्षा करूंगी। 10 दिन बाद डेमोनिक सेक्ट की आर्मी ने आखिरकार जेड प्योर सेक्ट पर अटैक कर दिया। चांगयूर ने डिस्कवर किया कि वो एक अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहे थे। वो एक्सीडेंटली जूनियर ब्रदर के केव ड्वेलिंग से बचकर निकल गए। ये तो सबसे अच्छा हुआ, जब तक जूनियर ब्रदर अपने केव ड्वेलिंग में रहेगा वो सेफ रहेगा। सॉरी, मुझे हमारे मास्टर की मदद करने के लिए आगे जाना होगा और लाइफ और डेथ साथ शेयर करने की कसम खानी होगी। जूनियर ब्रदर वापस मत आना। एक अननोन टाइम के बाद हांजू ने आखिरकार नेसन सोल रियम में ब्रेक थ्रू कर लिया। उसने डिस्कवर किया कि यहां तक कि 6 रियम्स ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुकी है। सारी स्पिरिचुअल रूट्स मर्ज हो गई और 6 टाइप्स की स्पिरिचुअल पावर एक नई और पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी में यूनिफाई हो गई। ये 6 पाथ स्पिरिचुअल पावर अब डायरेक्टली हेवंस और अर्थ से स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब कर सकती थी, बिना किसी स्पेसिफिक स्पिरिचुअल रूट से कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब किए। सिर्फ 6 पाथ स्पिरिचुअल पावर के साथ कल्टिवेट करना पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट हो गया था। सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट भी भेजा, नेसन सोल रियम में आपके ब्रेक थ्रू पर बधाई हो और रिवॉर्ड में एक डिवाइन एबिलिटी मिल रही है। हालांकि जिस बात ने हांजू को सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया वो ये थी कि उसका लाइफ स्पैन बढ़कर 998 साल हो गया था। आपने एक सोर्ड कल्टिवेटर का पाथ चूज किया है। हेवन पनिशिंग डीमन गॉड सोर्ड नाम की सोर्ड डिवाइन एबिलिटी हासिल करने पर बधाई हो। पर यह एंड नहीं था। सिस्टम ने एक और प्रॉम्प्ट भेजा, आपका सेक्ट जेड प्योर सेक्ट इस वक्त एज़्योर नेदर डीमन सेक्ट के अटैक के अंडर है। जेड प्योर सेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एज़्योर नेदर डीमन सेक्ट लीडर दुआन टोंगटियन डिटेक्ट हुआ है। क्या आप इमीडिएटली सिमुलेशन ट्रायल स्टार्ट करना चाहेंगे? हांजू इंस्टिंक्टिवली मना करने ही वाला था, पर फिर वो काम हुआ। मैं गोल्डन कोर रियम में होते हुए नासन सोल कल्टिवेटर्स को मार सकता था। अब मेरे पास स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन के खिलाफ लड़ने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फिर उसने सिमुलेशन ट्रायल स्टार्ट कर दिया। इस वक्त जेड प्योर सेक्ट के मेन पीक पर एक डेमोनिक सेक्ट एल्डर झांग कुनमो लगातार चिल्लाते हुए बोल रहा था, लोकी बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। अपने आप को ना दिखाना। क्या तुम पहले ही भाग गए हो? हाँ, जेड प्योर सेक्ट के लोग सच में कचरे का ढेर हैं। सभी डिसाइपल्स मेरा कमांड सुनो, सब कुछ जला दो, सबको मार डालो, सब कुछ लूट लो। अगर हमें लोकी नहीं मिला तो हम जेड प्योर सेक्ट के डिसाइपल्स का यूज मेरे डिसाइपल की रूह को जन्नत में याद करने के लिए करेंगे। दूसरी तरफ बस 1 ही मिनट गुजर चुका था और हांजू ने सक्सेसफुली ट्रायल खत्म कर लिया था। वो डम्फाउंडेड था। दुआन टोंगटियन, बस इतना ही। जेड प्योर सेक्ट के मेन पीक पर ली खिंगजी और सुप्रीम एल्डर पहले ही दुआन टोंगटियन के ऑप्रेसिव फोर्स के आगे अपनी लिमिट पर थे, पर जेड प्योर सेक्ट की खातिर उन्हें लड़ना ही था। दुआन टोंगटियन ने उन्हें नीची नजर से देखा और पागलों की तरह हंसा। बस घुटनों के बल बैठो और रहम की भीख मांगो और शायद मैं तुम्हें कम तकलीफ दूं। ली खिंगजी ने नफरत से जवाब दिया, जेड प्योर सेक्ट के डिसाइपल्स डेमोनिक पाथ के आगे झुकने के बजाय मरना पसंद करेंगे। ये कहने के बाद उसने दुआन टोंगटियन पर अटैक करने के लिए अपनी आखिरी जान लगाई, पर वो एक कैनन बॉल की तरह पीछे उड़ता हुआ गिरा। अगले ही सेकंड सुप्रीम एल्डर ने आ भरी। कोई फायदा नहीं है, उसके पीछे जो स्कल है वो इनेट ब्लैक मैग्नेट है। हमारी स्पिरिचुअल पावर इसके द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है और डायरेक्टली न्यूट्रलाइज हो जाती है। इस ट्रेजर के साथ ये डीमन हमें थकाकर मार सकता है। थोड़ी दूर जिक्सवान फेरी ने आ भरी। आखिरकार जेड प्योर सेक्ट खत्म हो गया। जिक्सवान फेरी हांजुए के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। वो बदमाश अभी भी सिक्लूजन में होगा। उम्मीद है कोई उसकी केव ड्वेलिंग को ना ढूंढ सके। और यूएर, मुझे माफ करना, तुम्हारी मास्टर होते हुए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। मुझे तुमसे पहले जाना होगा। उसी मोमेंट पर क्लिफ के किनारे मोजू को डेमोनिक सेक्ट के मेंबर्स ने कॉर्नर कर लिया था। अपनी इनोसेंस को बचाने के लिए उसने डरते से क्लिफ से छलांग लगा दी। उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले ही डिप्लीट हो चुकी थी और वो अपनी स्वॉर्ड से फ्लाई तक नहीं कर पा रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और आखिरी चीज जो उसने सोची वो उस मर्द के बारे में थी।
अगर मैंने उसकी तरह डिलिजेंटली कल्टिवेट किया होता तो मैं आज इस सिचुएशन में ना होती। पता नहीं मैं अगले जन्म में उससे दोबारा मिलूंगी या नहीं। पर तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और देखा कि जिस मर्द के बारे में वो सोच रही थी उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था, जबकि उनके पीछे डेमोनिक सेक्ट वाले सब के सब मर्द के कीमे में बदल चुके थे। मोजू हैरान थी। क्या हम मर गए हैं? क्या हम जन्नत में आ गए हैं? जल्द ही हानजुए ने मोफुचू को ढूंढ लिया और डायरेक्टली मोजू को उसके हवाले कर दिया, इससे पहले कि वो मेन पीक की तरफ फ्लाई करता। रास्ते में उसने इंस्टेंटली 3 गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स को मार दिया जो मोफुचू पर अटैक कर रहे थे। हानजू मेन पीक से आने वाली पावरफुल ऑपरेशन को फील कर सकता था। उम्मीद है मैं अभी भी वक्त पर पहुंच जाऊं। इस मोमेंट पर उसने चांग यूएर की प्रेजेंस डिटेक्ट की। चांग यूएर और दूसरे लोग डीमन कल्टिवेटर्स के एक झुंड से घिरे हुए थे। जैसे ही वो मौत तक लड़ने की तैयारी कर रहे थे, अचानक दूर से 3 फ्लैशेस उड़ते हुए आए। अगले ही सेकंड डीमन कल्टिवेटर्स फ्रूट निंजा की तरह बीच से 2 हिस्सों में कट गए। चांग यूएर और बाकी सब दंग रह गए। हानजू एक मोमेंट के लिए भी नहीं रुका और मेन पीक की तरफ उड़ना कंटिन्यू रखा। इस बीच एक फॉरेस्ट में एक काने आदमी ने सिंह होंगशुआन पर प्रेशर बना रखा था। मेरी कल्टिवेशन पार्टनर बन जाओ, मेरे साथ एजर नेदर डीमन सेक्ट वापस चलो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शिंग होंगशुआन इस बात पर कैसे एग्री हो सकती थी? दुआन टोंगटियन ने मेरे पेरेंट्स को मारा है, चाहे मैं मर जाऊं मैं वापस नहीं जाऊंगी। जैसे ही वो काना आदमी अपना मूव चलने वाला था, शिंग होंगशुआन अचानक खुशी से चीख उठी, मेरे पतिदेव। उस काने आदमी ने सोचा शिंग होंगशुआन ने हार मान ली है। हाँ, तुम इतनी आसानी से एग्री हो गई। अच्छा है, तुम काफी ओबीडियंट हो। मैं जानता था बिना थोड़ा प्रेशर दिए तुम कैसे सबमिट करती। हानजू पहले ही लाल आंखों के साथ उसके पीछे प्रकट हो चुका था और सिर्फ एक ही मूव में डेमोनिक सेक्ट के इस सेकंड डिसाइपल को ढेर कर दिया। शिंग होंगशुआन को छुपने के लिए एक जगह ढूंढने का इंस्ट्रक्ट करने के बाद वो लगातार मेन पीक की तरफ तेजी से बढ़ता रहा। इस वक्त सिस्टम ने इंडिकेट किया कि शिंग होंगशुआन की उसके लिए फेवरेबिलिटी बढ़कर 6 स्टार्स हो गई है। हानजू एक कड़वी मुस्कान दिए बिना नहीं रह सका। मेरा ये कमाल का चार्म और स्ट्रेंथ। इस मोमेंट पर मेन पीक के ऊपर ली किंगजी, सुप्रीम एल्डर और जिक्शुएन फेरी समेत बाकी सब बुरी तरह जख्मी थे। ली किंगजी और सुप्रीम एल्डर की कंडीशन सबसे खराब थी। दुआन टोंगटियन ने ऊपर से सबको नीचे देखा और अगले ही सेकंड वो जिक्शुएन फेरी के सामने प्रकट हुआ। क्या जेड प्योर सेक्ट के पास बस इतनी ही ताकत है? पुराने दिनों में मेरी डेमोनिक सेक्ट ने गू कल्टिवेशन के लिए सिर्फ कुछ लोगों को मारा था और फिर भी हमें 100 साल तक टारगेट किया गया। अब जबकि मैं स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में हूं, किसकी हिम्मत है जो हमें रोके? तुम्हारे पूरे सेक्ट के कल्टिवेटर्स को हमारी गू कल्टिवेशन के लिए यूज करने से हमारी सेक्ट की स्ट्रेंथ डेफिनेटली बहुत बढ़ जाएगी। फिर ग्रेट स्वॉलो डायनेस्टी का नंबर 1 सेक्ट हमारा होगा। हाँ, जिक्शुएन फेरी, क्या तुम अभी तक हार नहीं मान रही हो? अंदाजा लगाओ जेड प्योर सेक्ट के कितने लोग अभी जिंदा बचे हैं। ये कहने के बाद उसने जिक्शुएन फेरी पर एक फेटल ब्लो चलाने के लिए अपना हाथ उठाया। इस क्रिटिकल मोमेंट पर हानजू ने वक्त पर आकर जिक्शुएन फेरी को रेस्क्यू कर लिया। ये पहली बार था जब उसने उन्हें इतनी सॉरी स्टेट में देखा था। उसने कंसर्न से पूछा, मास्टर क्या आप ठीक हैं? जिक्शुएन फेरी ने हानजो को देखकर अपनी आंखें बड़ी की, पर अगले ही सेकंड उन्होंने उसके फेस पर एक पंच मारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागो, मेरी बात सुनो, जितना दूर हो सके भाग जाओ। अब से तुम जेड प्योर सेक्ट के डिसाइपल नहीं हो। दुआन टोंगटियन को लगा कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, जिसने उसे गुस्से में एम्बैरेस्ड कर दिया। लड़के, तुम्हारे पास जिगरा है। अगर तुम घुटनों के बल बैठकर 3 बार कोटो करो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें एजर नेदर डीमन सेक्ट ज्वाइन करने का मौका भी दूंगा। इस वक्त सिस्टम ने 2 ऑप्शंस भी पॉपअप किए। हालांकि हानजो इन चॉइसेस से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। उसके यहां आने की वजह यह थी कि उसने पहले ही अपना माइंड बना लिया था। वो दुआन टोंगटियन के करीब बढ़ा, उसका खून उबल रहा था। एक सर्वाइवर कल्टिवेटर के पास भी अपना पैशन होता है। तभी अचानक एक आवाज आई, लोकी, तो तुम यहां हो। झांग कुनमो गुस्से से हानजुए के पीछे प्रकट हुआ। दुआन टोंगटियन हंसा, हे, मुझे मूव करने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर झांग की स्ट्रेंथ के साथ वो अकेला ही तुम सबको क्रश कर सकता है। हालांकि जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, झांग कुनमो एक कैनन बॉल की तरह पीछे उड़ता हुआ गिरा। जो कोई भी ये सीन देख रहा था वो शॉक हो गया। हानजो ने हालांकि दुआन टोंगटियन की तरफ देखकर स्माइल किया, क्या तुम तैयार हो? ये तुम्हें रास्ते पर भेजने का वक्त है। इस बीच वो ढेर हुआ झांग कुनमो गुस्से से दहाड़ते हुए जमीन से उठा। लोकी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अबिसल डीमन लैम, तुम्हारी सोल्स के साथ मैं अपने डिसाइपल चेन सैंशियन को जन्नत में श्रद्धांजलि दूंगा। डिसाइपल, क्या तुम देख रहे हो? मैं तुम्हारा बदला ले रहा हूं। उसने अपना सबसे पावरफुल मैजिकल ट्रेजर समन किया और हानजू पर चार्ज किया। हानजू ने हालांकि धीरे से अपना लेफ्ट हैंड उठाया, सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर को आगे बढ़ाया। 3 प्योर शैडो सोर्ड। बस एक ही इंस्टेंट में एजर नेदर डीमन सेक्ट का वो कभी ना हारने वाला एल्डर का सर हानजू के अटैक से एक्सप्लोड हो गया। हर कोई इस स्ट्राइक से डर गया था। इस मोमेंट पर दुआन टोंगटियन के चेहरे पर एक मजाक उड़ाई मुस्कान थी। इतने यंग होने के बावजूद मेरी सेक्ट के एक एल्डर को एक स्वॉर्ड से ढेर करने के काबिल हो, क्यों ना हमारी डेमोनिक सेक्ट ज्वाइन कर लो? वेल्थ, पार्टनर्स, मेथड्स और टेरिटरी, मैं तुम्हें ये सब दे सकता हूं। इससे पहले कि वो बोलना खत्म कर पाता, 3 स्वॉर्ड शैडोज पहले ही दुआन टोंगटियन के सामने पहुंच चुकी थीं। लेकिन अगले ही सेकंड उसके सामने एक रेड शील्ड प्रकट हुई जिसने तीनों स्वॉर्ड शैडोज को ब्लॉक कर दिया। अपनी 3 प्योर शैडोज स्वॉर्ड को इतनी आसानी से ब्लॉक होते देख हानजू पजल्ड हो गया कि आखिर उसके पीछे क्या चीज है। मेरे पीछे इनेट ब्लैक मैग्नेट है। ये ट्रेजर स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है और ज्यादातर अटैक से इम्यून है। जब तक तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर मेरी पावर से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी तुम मुझे छू तक नहीं सकते। मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था, अब अपने इस घमंड को ही दोष दो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं टैलेंट की कदर करूंगा? इस दुनिया में जीनियसेस की कोई कमी नहीं है। असली जीनियसेस इस दुनिया में इतने रेयर क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज के दम पर सर्वाइव करते हैं, बाकी सब बीच रास्ते में ही मर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मरोगे। ये कहते हुए दुआन टोंगटियन ने अचानक से स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज किया, जिसने एक इंस्टेंट में पूरे जेड प्योर सेक्ट को घेर लिया।
जेड प्योर सेक्ट के सभी लड़ने वाले डिसाइपल्स शॉक हो गए और मेन पीक की तरफ देखने लगे। मैं जेड प्योर सेक्ट के सभी मेंबर्स को तुम्हारी आंखों के सामने मरते हुए देखूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम जेड प्योर सेक्ट को कैसे प्रोटेक्ट करने का प्लान बना रहे हो। इस मोमेंट पर हानजू पहले ही अपनी सोर्ड निकाल चुका था। बहुत बातें हो गई, क्या तुम्हारा बोलना खत्म हुआ? क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है? ये बोलते हुए हानजू ने अपने हाथ में सोर्ड उठाई और एक डिवाइन एबिलिटी चलाने की तैयारी करने लगा। दुआन टोंगटियन पागलों की तरह हंसा। लास्ट वर्ड्स, इन्हें अपने लिए बचाकर रखो। लेकिन अचानक वो और नहीं हंस सका, क्योंकि जैसे ही हानजू ने अपनी डिवाइन एबिलिटी रिलीज की, दुआन टोंगटियन को रियलाइज हुआ कि वो लॉक हो चुका है और 1 इंच भी हिलने के काबिल नहीं है। ये डिवाइन एबिलिटी हानजूए की हेवन पनिशिंग डीमन गॉड स्वॉर्ड थी। जैसे ही स्वॉर्ड एनर्जी दुआन टोंगटियन के ऊपर से गुजरी, वो बेहद तेज गर्मी के असर से इवेपोरेट हो गया और धरती और आसमान के बीच गायब हो गया। हर कोई डर के मारे अपना होश खो बैठा। ना जाने आज अकेले ही कितनी बार ऐसी चीजें हुई थी। नासेंट सोल ने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन को ढेर कर दिया। ये सच में एकदम बैड-आस था। हालांकि इस मोमेंट पर हानजू ने सेंस किया कि दुआन टोंगटियन की प्राइमोर्डियल स्पिरिट भाग निकली है। ये छुपा हुआ खतरा बचा नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत प्राइमोर्डियल स्पिरिट का पीछा किया। इस वक्त एक खंडहर के ढेर के ऊपर दुआन टोंगटियन की प्राइमोर्डियल स्पिरिट लगातार कांप रही थी। खुशकिस्मती से मैं तेजी से भाग निकला। आखिर ये इंसान कौन है? लोकी। इस आवाज ने अचानक दुआन टोंगटियन को बहुत ज्यादा डरा दिया। हानजू न जाने कब दुआन टोंगटियन के पीछे प्रकट हो गया था। जेड प्योर सेक्ट और एज़्योर नेदर डीमन सेक्ट के बीच का ये 100 साल का संघर्ष आज खत्म होता है। उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और 6 realms ऑफ रीइंकार्नेशन की डिवाइन एबिलिटी 6 पाथ सोल अब्जॉर्प्शन का यूज किया। दुआन टोंगटियन तुरंत दर्द के मारे चीखने लगा। लोकी, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मॉन्स्टर टेमिंग डीमन सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कुछ चीखों के बाद उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को हानजू ने रिफाइन कर दिया। हानजू पजल था, ये मॉन्स्टर टेमिंग डीमन सेक्ट आखिर क्या बला है। तभी 2 सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दिए। आपने सक्सेसफुली एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर को मार दिया है और एक स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल हासिल की है। शवा ने आपके प्रति नफरत डेवलप कर ली है, जिसका करंट हेट्रेड लेवल 5 स्टार्स है। हानजू दंग रह गया। ये शवा कौन है? उसने तुरंत रिलेशनशिप लिस्ट ओपन की और पाया कि शवा फ्यूजन वॉइड रेल्म के 2nd लेवल पर था। हानजू स्पीचलेस हो गया। मैं जानता था कि अब इससे भी बड़े बूढ़े मुसीबत खड़ी करने आएंगे। इस मोमेंट पर सबने अचानक नोटिस किया कि दुआन टोंगटियन द्वारा छोड़ा गया इनेट ब्लैक मैग्नेट एक अजीब तरह की एक्टिविटी एमिट कर रहा है। इनेट ब्लैक मैग्नेट से एक घना धुआं बाहर निकला और थोड़ी देर बाद उस धुएं के अंदर से एक फिगर प्रकट हुई। फेलो डाओइस्ट। सच में एक कमाल की डिवाइन एबिलिटी थी। नासेंट सोल द्वारा स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन को ढेर करने ने मेरी आंखें खोल दी हैं। हानजू अपनी सोर्ड से स्ट्राइक करने ही वाला था, पर दूसरी पार्टी ने कहा, यह बेकार है। मैं फ्यूजन वॉइड रेल्म का एक ग्रेट कल्टिवेटर हूं। तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी हमारे जैसे स्पिरिट्स को नहीं मार सकती। काश दुआन टोंगटियन ने थोड़ा और वक्त खरीदा होता तो मैं सिर्फ इतना रिकवर नहीं करता। ये सुनकर मास्टर जिंगशू शॉक हो गई। फ्यूजन वॉइड? तुम कौन हो? मैं शवा हूं, नॉर्दर्न प्रोविंस के मॉन्स्टर टेमिंग डीमन सेक्ट का एक एल्डर। मेरी सेक्ट ने कई सालों से प्लान किया था, पर उन्होंने तुम्हारे जैसे वेरिएबल का अंदाजा नहीं लगाया था। मैं इस बात को याद रखूंगा। तो क्या आपका मतलब है कि दुआन टोंगटियन सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा था? असल में आपकी वजह से। बेशक उस कचरे ने मुझे बताया था कि जेड प्योर सेक्ट में कोई भी उसके मुकाबले का नहीं है, जिसने मुझे मौका दिया। इस पॉइंट पर शवा को रियलाइज हुआ, लड़के क्या तुम मुझसे बातें घुमाकर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो? ये देखकर कि आपकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट आर्म स्पिरिट से अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी फिजिकल बॉडी डैमेज या डिस्ट्रॉय हो चुकी हो? सही कहा ना? शवा ने ताना मारा। तुम इस बात को जानने के लायक नहीं हो। मैं बस यंगर जनरेशन को बुली करना पसंद नहीं करता, बस इतना ही है। मैंने पहले ही डीमन सेक्ट को मैसेज वापस भेज दिया है। अब मॉन्स्टर टेमिंग डीमन सेक्ट के बदले का इंतजार करो। और इसके साथ ही शवा वहां से गायब हो गया। हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और